हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंट एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और 2019 में जो पेपर हुआ था, काफ़ी अच्छा पेपर था। वो पेपर आज अपन सॉल्व करेंगे। डेफिनेट आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन, इफ़ नेट प्रॉफिट आर 40,000 एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस आर 5,000, द फंड फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। केवल आंसर बताना होता, आंसर शीट आपका ऑलरेडी होगी। अपने को चीज़ों को समझना है। तो आप ये समझिए कहानी क्या है कि एक फर्म ने अपना P&L बनाया, ठीक है, और P&L के हिसाब से 40,000 रुपया आया। आम दुनिया में जो लोग अकाउंट्स नहीं समझते हैं वो यही सोचते हैं जितना प्रॉफिट है उतना ही कैश आया होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट कभी कभी अलग हो सकता है और कैश या जो फ्लो जनरेट होता है वो अलग हो सकता है। एक्चुअली क्या हुआ कि 5,000 के खर्चे ऐसे थे जो नॉन कैश थे कि सर जैसे जैसे डेप्रीसिएशन था। तो 5,000 क्या था, मान लो डेप्रीसिएशन था, तो वो पैसा क्या हुआ, वो पैसा हमारे पास ही है। मतलब डेप्रीसिएशन को P&L में तो लिखा गया लेकिन वो पैसा हमारे पास ही है। तो जो 40,000 हमें पता है उसके अलावा 5,000 रुपये हमारे पास और भी है। तो हमारे पास जो फ्लो पड़ा है, जो फंड जनरेट हुआ है, वो 45,000 का है। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी आता है। और जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर करते हैं और जहां आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं, वहां पे भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। इसका आंसर सी रहेगा, 45,000 इसका आंसर रहेगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज और आर। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आते ही मैं तो हमेशा ये कहता हूँ आप स्क्रीन पॉज कर लो और खुद से ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो गुडविल के वैल्यूएशन का कौन से मेथड होते हैं? एवरेज मेथड होता है, हाँ। सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, हाँ। कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, हाँ भाई हाँ। ये तीनों ही मेथड होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा 2 मेथड और होते हैं। एक होता है एन्युटी मेथड। वो गुडविल कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है। अगर वो होता और कभी पूछता कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, तो एक एन्युटी मेथड होता है। और एक होता है इन्फर्ड गुडविल, हिडन गुडविल। उसमें गुडविल क्या होता है, प्रॉफिट से नहीं निकाली जाती, कैपिटल के बेस पे निकाली जाती है। पर बाय द वे, ये जो मेथड इसने कहे हैं, ये सारे के सारे मेथड गुडविल वैल्यूएशन के होते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर हैं। अच्छा, एवरेज मेथड में भी आप 2 एवरेज कर सकते हो, सिंपल एवरेज मेथड, और अगर आपके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हों या कम हो रहे हों तो आप वेटेड एवरेज मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग, ये अच्छा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर, फर्म शुड पे 100% डिविडेंड इफ वेयर इफ। अच्छा, इफ में आपको ये बताना है आर इज मोर देन के, आर इक्वल टू के, आर इज लेस देन के। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि वॉल्टर का मॉडल क्या कहता है। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज करो एक कंपनी है, जस्ट अ मिनट, क्योंकि अभी ये आप जानते ही हो, पहले मैं अलग तरह से पढ़ाता था और ये पहली इस बार का तो ये फर्स्ट वीडियो है इस तरह से। तो मैं जस्ट बता रहा था आपको कि सपोज कीजिए एक कंपनी है, ठीक है, और उसका नाम रख लेते हैं अपन, मान लेते हैं सी, ठीक है, और एक ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं आई, या इंडिविजुअल को अपन पर्सन बोल देते हैं पी। वेल, अगर मान लो कि कंपनी ने, समझने की ज़रूरत है इसको, कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए हैं, तो कंपनी को वो 10 लाख रुपए शेयर होल्डर्स को दे देने चाहिए या खुद के पास रखना चाहिए? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि जो ज़्यादा स्मार्ट हो, जिसमें ज़्यादा दिमाग हो, पैसा उसके पास होना चाहिए। तो अब अगर कंपनी के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां कंपनी 18% कमा सकती है और ये जो लोग हैं जिनको अपन शेयर होल्डर कह रहे हैं, इनके पास बस ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे वो 14% ही कमा सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि पैसा कंपनी के हाथों में रहना चाहिए। कंपनी को 100% अपने पास रखना चाहिए और कंपनी को पे आउट, कंपनी को 0% पे आउट करना चाहिए। तो ये स्थिति कब बनी, पहले आप समझो ये स्थिति कब बनी। अगर कंपनी ज़्यादा
कमाती है, ज़्यादा कमा सकती है, ऐसे प्रोजेक्ट कंपनी के पास हैं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन के ई, तो ये सिचुएशन होती है। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या है वो भी सुन लो, कि अगर मान लो कि कंपनी मान लीजिए 18% ही कमा सकती है, लेकिन जो शेयर होल्डर है उसके पास कोई ऐसा स्कीम है या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें वो 24% कमा सकता है, तो वो चाहेगा कि सर आप पैसा रहने दो, पैसा आप हमें दे दो। तो वाकई में फिर कंपनी को रिटेन करना चाहिए कुछ नहीं, और सारे का सारा पे आउट कर देना चाहिए। इस क्वेश्चन ने पहले ही टोन सेट कर दी थी। इस क्वेश्चन ने पहले ही कहा था कि कब कब फर्म को 100% डिविडेंड दे देना चाहिए, यानी ये इसकी कंडीशन पूछा था कि ऐसा कब होना चाहिए। तो मैंने अभी जवाब दिया कि अगर आपका आर इज लेस देन के ई है, अगर मैं जो सेकंड केस बताया, अगर आपका जो आर है वो के ई से कम है, तो फिर सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, कंपनी को अपने पास पैसा नहीं रखना चाहिए। तो इसका आंसर रहा ये वाला सी, इफ आर इज लेस देन के देन कंपनी शुड पे 100% डिविडेंड, 100% पे आउट रेशो, नो अमाउंट टू बी रिटेन्ड। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ नेट एसेट्स इज, वैसे तो बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है कि नेट एसेट्स क्या होते हैं, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए जनरली क्या होता है, रियल लाइफ में अपन बहुत बार धोखा खा जाते हैं किसी व्यक्ति को देख के। जैसे जैसे सपोज कीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को देखा और आपने देखा इसके पास कार है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, फैक्ट्री है, स्टॉक है, यानी आपने उसके पास असेट्स देखे और आपको लगे यार ये तो लखापति आदमी है, करोड़पति आदमी है। लेकिन क्या आपने नहीं देखा वो ये कि इसने क्या बाजार से पैसा उठा तो नहीं रखा, क्या इसने पैसा लोगों से ले तो नहीं रखा। अगर ले रखा है तो उसे कहेंगे लायबिलिटी। तो थोड़ा सा इधर समझें कि अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 80 लाख रुपए के असेट हैं, लेकिन एट द सेम टाइम 80 लाख रुपए के असेट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसके ऊपर 60 लाख रुपए के लायबिलिटी भी हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि उसके पास खुद के तो 20 लाख रुपए ही हैं, तो ये 20 लाख रुपए कहलाएगा नेट असेट्स। तो असेट्स में से लायबिलिटीज को लेस करेंगे तो जो बनेगा उसे कहेंगे नेट असेट्स। इसी को आप कैपिटल भी कह सकते हो, जनरली इसी को अपन कैपिटल भी बोलते हैं। तो नेट असेट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए ऑप्शन कहता है टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी हटानी पड़ेगी, ठीक लग रहा है। और देखते हैं इसको, फिक्स एसेट्स करंट एसेट जोड़ने पड़ेंगे, ये तो गलत ही है। टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी हटाने पड़ेंगे, ये भी गलत है। डी ज़्यादा सही है, ए थोड़ा सा ए के मुकाबले डी ज़्यादा सही है कि असेट्स में से आपको बाहर के लायबिलिटीज हटाने पड़ेंगे। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ते हैं ना, तो वो यूँ पढ़ते हैं आप, ए बराबर एल प्लस सी। तो यहाँ एल से मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ और सी होता है आपका इंटरनल लायबिलिटीज़। ठीक है, आपको ये बातें पता हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर डी हो चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स। पहले तो आप ये समझिए कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये कैश बुक वाला चैप्टर है। कि सर कैश बुक, जब हम सब्सिडियरी बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे कैश बुक भी आती है। वेल, अब आप ये देखिए कि आपके पास जो कैश बुक होती है उसमें एक होता है कैश का कॉलम, एक होता है बैंक का कॉलम। कैश बुक में कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों होते हैं, और डीआर साइड भी होते हैं और सीआर साइड भी होते हैं। सपोज कीजिए इस तरफ मेरे पास 5 लाख रुपए आया, यानी ये क्या है, ये 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आया है, वो एंट्रीज हैं। और 4 लाख रुपए हमारे अकाउंट में से गया और 1 लाख रुपए बैलेंस है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, बाय बैलेंस सी डी। बहुत सारे बच्चे जो नए नए आते हैं या जिन्होंने बचपन में ढंग से नहीं पढ़ा होता तो उनको लगता है सर ये सी आर बैलेंस है। नो, डेबिट साइड की जोड़ ज़्यादा है और 1 लाख आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ा, बट इट्स अ डेबिट बैलेंस। इस चीज़ को जो लिखा हुआ है उसको क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड इट शोज द फेवरेबल बैलेंस। ये हमारे लिए अच्छा है। हमारे पास
अकाउंट में 5 लाख आए, 4 लाख निकल भी गए, तो 1 लाख रुपए हमारे पास पड़े हैं, यानी हम बैंक के ऊपर मांगते हैं। तो इन सच अ केस कैश बुक शोज डीआर बैलेंस। अच्छा, जिस समय कैश बुक डीआर बैलेंस दिखाती है उस समय पासबुक सीआर बैलेंस दिखाती है। ऐसा होता ही है, क्योंकि सपोज करो अगर एक्स और वाई दो आदमी हैं, एक्स अगर ये कहता है कि मैं वाई पे मांगता हूं, तो वाई भी ये बोलना चाहिए कि हाँ एक्स तू मुझ पे मांगता है। ठीक है, एक्स की पुस्तकों में अगर डीआर शेष होगा तो सामने वाले की पुस्तकों में सीआर शेष होना चाहिए, तो बात बराबर होती है। तो जब कैश बुक डीआर बैलेंस दिखाती है तो उसी समय पासबुक सीआर बैलेंस दिखाती है। और ये बात आपको जनरल लाइफ में भी पता होगा, क्योंकि दिन भर हमारा मोबाइल में मैसेजेस आते रहते हैं। अब आप सोचो, आपका एकदम से स्ट्रिंग करके मैसेज आया कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ 500, कि आपके अकाउंट में 500 रुपये क्रेडिट हुए, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि 500 रुपये आपके अकाउंट में जमा हुए हैं, तो आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया है। और वैसे ऐसे मैसेज कम ही आते हैं, दिन भर तो यही आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय इतना रुपया एंड इतना रुपया, और दिन भर पैसे कटते ज़्यादा हैं। बट ठीक है, क्वेश्चन ये था कि कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस किसे कहेंगे। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस किसे कहेंगे, तो जब डीआर बैलेंस एज पर द कैश बुक हो या सीआर बैलेंस एज पर द पासबुक होता, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है जी, चलिए ये हो गया है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ असेट्स इज 60,000, द स्क्रैप वैल्यू विल बी 25% एट द एंड ऑफ द 10 years। इफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड या फॉलोड, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज। ठीक है, आराम से अपने को पहले एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना, आराम से मतलब समझते हुए, फिर स्पीड तो बढ़ानी है क्योंकि पेपर भी पूरा करना होता है। देखो, आपके पास जो चीज़ है वो 60,000 रुपये की है। ठीक है, ये हो गई पहली बात, ढंग से लिखें, 60,000 रुपये की चीज़ है आपके पास। इसमें से आपको पता है कि ये बाद में 15,000 रुपये की रह जाएगी या 15,000 आपको मिल जाएगा। ऐसा कब होगा? ऐसा 10 साल बाद होगा। ठीक है, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक कंप्यूटर की बात चल रही है, अभी हमने 60 का खरीदा, 10 साल बाद मान लेते हैं 15,000 मिल जाएगा। इसका ये मतलब है कि 45,000 रुपये खत्म हो जाएगा, 45,000 रुपये डेप्रीशिएट हो जाएगा। कितने साल में? 10 साल में। इसका मतलब 4,500 रुपये, इसके आगे जब लिखा होता है ना PA, पर्सनल असिस्टेंट, नहीं, पर एनम, 4,500 रुपये हर साल खत्म हो जाएगा। तो अगर ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछता तो 4,500 रुपये आंसर होता, लेकिन ही इज आस्किंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें रेट कैलकुलेट करना आसान है। आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो है 4,500 रुपये हर साल, 4,500 रुपये हर साल, और जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है वो है 60,000 रुपये। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया आपका 7.5%। आगे इसके भी लिखा है पर एनम, हर साल 7.5% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा। ठीक है, तो ये जो कह रहा है वो हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसका आंसर ए आ गया है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट इन द। तो ये पार्टनरशिप का, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस समय कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ खर्चे होते हैं तो क्या होता है, आपका जब खर्चा होगा तो कैश जाएगा, तो ये कैश गया। और अगर अपन ने चेक से पेमेंट किया तो आपका बैंक गया। कि सर समझ नहीं आया। जब फर्म का समापन होता है, मान लो कोई आपको बिल्डिंग बेचनी है तो आप ब्रोकर को कमीशन दोगे, मान लो 20,000 रुपये दिया। कोई फर्नीचर बेचा, उसको हटाने का पैसा लगा, 2,000 रुपये वहाँ लग गए, तो आपका कैश गया। और पेमेंट अगर अपन ऑनलाइन कर रहे हैं या चेक से कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस डाउन गया। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। कभी कभी कोई पार्टनर होता है, एक्स पार्टनर है, वो कहता है कि वाह ठीक है ये खर्चा अभी मैं दे देता हूँ, मतलब खर्चा हुआ उसने जेब से दे दिया। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। दोनों बातों पे गौर करो। इसने पूछा था कि डिसोल्यूशन पे जो खर्चा होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ जाता है, तो डीआर में जाएगा, क्योंकि ये तो अपन
पोस्टिंग के रूल से जानते हैं कि अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लेजर पोस्टिंग भी धमाधम ही करते हैं, समझ के करेंगे तो बहुत इजी है। जैसे एंट्री है रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है, तो इस एंट्री में दो अकाउंट हैं और हम बात कर रहे हैं किसकी, रियलाइजेशन की, और उसका क्या नेचर है, डीआर। तो आपको डीआर में जाना है और सिंपली लिख देना है टू कैश, चेक से दिया हो तो बैंक जो भी है, या ये वाली एंट्री भी देखो, क्योंकि कई बार वो होगा कि बोले अगर पार्टनर ने भुगतान किया है तो भी आधी बात तो वही है, रियलाइजेशन डीआर हुआ और जो भी पार्टनर है, कंसर्न पार्टनर मतलब एक्स वाई जिसने भी पेमेंट किया, तो इस एंट्री में दो अकाउंट है, हमें डीआर में जाके लिख देना है टू एक्स कैपिटल। अच्छा ये देखो, बात कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते ही हो कि जब किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको पता है कि हाँ ये मुझे पता है सर, तो आप इतना टाइम मत लगाओ, तो आप फटाफट फटाफट आगे चला लिया करो। वैसे भी इन जनरल मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, तो आप उसको वीडियो को 1.25 की स्पीड पे देख लिया करो, तो आपका चीज़ें थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंट्रिंसिक द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमिन्ड। तो ये क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ शेयर से। एक ज़रूरी बात और बता दूं, देखिए कई बच्चे क्या होते हैं, मतलब ये गलती भी करते हैं, आपको लगेगा कि सर सारी गलती बस हम ही करते हैं क्या, पर आप ये भी समझो, मुझे जो सुन रहे हैं वो हर तरह के बच्चे हैं, बहुत स्लो लर्नर से लेके एडवांस लर्नर तक का बंदा सुन रहा होता है, ठीक है। तो मुझे तो देखो जो बहुत नीचे बच्चा है उसके हिसाब से समझाना पड़ता है। होता क्या है, कई बार जैसे 2018-19 में एग्ज़ाम हुआ तब सिलेबस अलग था, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में उसका सिलेबस अलग है, तो ये टॉपिक उस समय था, इट नॉट नेसेसरी मीन्स अभी भी है। तो हमेशा सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी, ठीक है। मैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए कराऊंगा कि हाँ भाई ठीक है, 80% सिलेबस सेम ही रहता है, और ये भी कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस का आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो बाकी तो खूब पानी उसके बाद बह चुका है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, और मेन उसमें जो मैटर करता है वो है सिलेबस का चेंज होना। अच्छा, तो शेयर वैल्यूएशन आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो किसी कंपनी के असेट्स के बेस पे शेयर वैल्यूएशन कर सकते हो, और आप चाहो तो कंपनी के प्रॉफिट के बेसिस पे शेयर वैल्यूएशन कर सकते हो। दोनों ही तरीके होते हैं, इस तरीके पर आते हैं। एक तरीका बहुत सिंपल ये है कि आप फर्म के जितने भी असेट्स हैं वो जोड़ दो। सपोज करो 500 लाख रुपए के असेट हैं, आप वो जोड़ दो, उसमें से जो कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है वो लेस कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब है बाकी कितना बचा, 300 लाख। अब मुझे बताओ ये किसका है, अगर बाहर के लोगों को भी दे दिया तो ये किसका है, ये है शेयर होल्डर्स का। तो इसको अपन कहेंगे नेट एसेट्स, जो आज पहले क्वेश्चन में आया था, चौथा क्वेश्चन था शायद, नेट एसेट्स। उस नेट एसेट्स में आप क्या करो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग लगा दो, ठीक है। जितने रुपए आपके पास हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी को घटाने के बाद, उसमें आप जैसे आपके मान लेते हैं 4 लाख, मान लेते हैं 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो एल से एल कैंसिल, लाख से लाख कैंसिल, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 75 रुपये पर शेयर की। सर ये क्या आया है, ये एक शेयर की इंटरनल वैल्यू आई है, इंट्रिंसिक वैल्यू आई है, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो इसने पूछा था इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो नेट असेट्स के बेसिस पे निकाली जाती है। इसका आंसर ए रहेगा। मैं सारे ऑप्शन पढ़ने पे टाइम नहीं लगा रहा, वो टाइम मैं एक्चुअली कोशिश करता हूँ कि मैं समझाने पे लगाऊँ आपको, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मे चेंज द करंट रेशियो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन करंट रेशियो को चेंज कर सकता है, ठीक है। मैंने कहा चलो सोचते हैं, सर आप पूछ रहे हो तो पहले है कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अपन अब थोड़ा सा आराम से समझो, अपन थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। करंट रेशियो 2:1 है मान लेते हैं, और मैं थोड़ा जो एग्जांपल लिखा है वही को समझाता हूँ। अपन मान लेते हैं कि अपने करंट एसेट 50,000 के हैं और अपने करंट लायबिलिटीज 25,000 के हैं, और एट प्रेजेंट क्वेश्चन शुरू होने से पहले हमारा 2:1 है। जब आप गुड्स खरीदते हो तो क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। आपके पास स्टॉक आएगा और कैश आपका जाएगा, लेकिन आपका करंट एसेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा,
कि सर कैसे, इतना जल्दी कैसे? भाई स्टॉक करंट एसेट्स है, एक करंट एसेट्स आपका प्लस हो गया, एक करंट एसेट्स आपका माइनस हो गया, तो करंट एसेट में बदलाव नहीं आया। अब गौर कीजिए, अगर ये आपका फॉर्मूला है और इस ट्रांजैक्शन के होने के बाद भी करंट एसेट्स में बदलाव नहीं आया, तो इसका मतलब है आपका आंसर अभी भी 2:1 ही रहेगा। कि सर समझ ही नहीं आया। क्वेश्चन शुरू होते समय 2:1 रेशो था, मान लिया अपन ने। तो जब आपने ये स्टॉक खरीदा, इससे भी आपके करंट एसेट्स में बदलाव नहीं आया। रेशो में बदलाव आने के लिए या तो अंश में बदलाव आना चाहिए या हर में बदलाव आना चाहिए, या तो न्यूमरेटर में बदलाव आना चाहिए या डिनोमिनेटर में बदलाव आना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, बुरा तो नहीं लग रहा? अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो इससे तो देखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे बात करते हैं। अगर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो क्रेडिटर माइनस होंगे और आपका कैश भी माइनस होगा। इसको क्रेडिटर को CR लिख देते हैं। तो मान लेते हैं कहानी, इस कहानी की तरह लेते हैं कि सपोज अपन ने 10,000 रुपये दिया है, तो 10,000 रुपये देने से आपका कैश 10,000 कम हो गया, तो अब आपके पास करंट एसेट्स 40,000 रह गए। और चूंकि आपने 10,000 क्रेडिटर्स को दिया है, तो आपकी करंट लायबिलिटी भी कम हो गई, आपकी करंट लायबिलिटी भी कम हो गई, और वो 15,000 रुपये हो गई। मतलब रेशो में बदलाव आएगा। अब आप देखिए, अब जो सिचुएशन बनी है 8/3 की, तो आपका रेशो बदल के 2.661:1 हो गया। यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज पे गौर मत कीजिए, नहीं तो आपको लगेगा सर आपने तो 50-25 माना, कुछ और मानते। तो मैं मेन ये कहना चाहता हूँ कि इस वाले केस में आपका करंट रेशियो में बदलाव आएगा। अच्छा, आपको कोई भी बात लगे ना कि सर आपने ढंग से नहीं समझाई, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर, अच्छा इसमें स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, है ना। आपको कभी भी कुछ पूछना हो ना, तो आप मैं इसको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लिया करो। कॉल तो मत ही करना यार, कॉल उठाऊंगा नहीं। 86953 है ना। अच्छा, इसके बाद है व्यापारिक लेनदार द्वारा लिखित विनिमय पत्र स्वीकार करना। मतलब क्या हुआ? मतलब कोई हमारा क्रेडिटर है, वो हमारे पीछे पड़ गया, तो हमने उसको BP साइन करके दे दिया। ठीक है, इसकी अगर आप एंट्री बनाओगे तो कुछ ऐसी एंट्री बनती है, क्रेडिटर टू BP। इस एंट्री से क्या होता है? इस एंट्री से क्रेडिटर नीचे जाते हैं, BP ऊपर जाते हैं। एक करंट लायबिलिटी नीचे जाती है और एक करंट लायबिलिटी आपकी ऊपर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल करंट लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए आपके रेशो में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये ट्रांजैक्शन आपके करंट रेशो में बदलाव नहीं लाएगा। अगर मैं एग्जाम में होता तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है, मैं बी देख के बी लगा देता, पर ये तो मुझे समझाना है आपको। अच्छा, डिसऑनरिंग ऑफ BR मतलब क्या हुआ सर? हमारा BR डिसऑनर हो गया। मतलब हमें BR मिला था, पेमेंट भी मिलने वाला था, पर ड्यू डेट पे पेमेंट मिल ना सका, धोखा हो गया। बेवफा सनम, बेवफा सनम। तो आपका BR डिसऑनर होके आपके हाथ से गया और वापस से आप उस डेटर को DR कर दोगे। डेटर टू BR इस तरह की एंट्री होती है ऑन द डिसऑनर ऑफ बिल। इससे क्या होगा? इससे आपके डेटर जाएंगे ऊपर और BR जाएगा नीचे। एक करंट एसेट जाएगा ऊपर और एक करंट एसेट जाएगा नीचे। इसका मतलब है करंट रेशो पे ओवरऑल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इससे भी करंट रेशो में बदलाव नहीं आएगा। तो करंट रेशो में जो बदलाव आएगा वो इस वाले ट्रांजैक्शन से आ सकता है। ये वर्ड इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, आ सकता है। चलो फिर कभी और बताऊंगा कि कब कब नहीं आ सकता है, वो फिर कभी अपन और बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्विक एसेट? इनमें से कौन सी क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स नहीं है? स्टॉक नहीं है। सन्ट्री डेटर करंट एसेट्स भी होते हैं एज वेल एज लिक्विड एसेट्स भी होते हैं। BR और कैश ये दोनों भी करंट एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं। दो एसेट ऐसे हैं जिनको लिक्विड नहीं माना गया है। एक तो होता है स्टॉक, क्या लिख रहे हो सर, खतरनाक लिखा ही नहीं जा रहा। एक तो होता है स्टॉक। स्टॉक करंट एसेट्स होता है पर लिक्विड एसेट्स नहीं होता, क्योंकि अगर जब कंपनी पे क्राइसिस आ जाता है, बहुत संकट आ जाता है, तो स्टॉक को आप आनन फानन में नहीं बेच सकते। आप बैंक से जल्दी से पैसा निकाल सकते हो,
डेटर से जल्दी से पैसा उगा सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, बीआर को जल्दी से एनकैश कर सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को जल्दी से सेल कर सकते हो। लेकिन एक तो अगर आपने किसी को एडवांस में खर्चा दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो रखा है, तो आप उसे जल्दी से लिक्विडेट नहीं कर सकते। और एक स्टॉक जिसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं, उसे भी आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई दीज टू असेट्स आर नॉट क्विक एसेट्स। ये दोनों असेट्स क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स नहीं है। इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वेल, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजेक्शन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हालांकि बहुत सिंपल भी और बुनियादी भी अपने को समझ में आना चाहिए कि डीआर नोट हम डेबिट नोट हम कब तैयार करते हैं। मैं आपको ये हमेशा के लिए ये समझा देना चाहता हूँ। देखिए, इसे आप बात समझिएगा कि सपोज़ कीजिए आपने कोई चीज़ परचेज़ की, आपने एंट्री की परचेज टू एक्स, आपने 50,000 का सामान परचेज़ किया, परचेज टू एक्स। ठीक है, अब जो माल आप ऑर्डर दे के आए थे और जो माल आपके पास आया, उन दोनों में अंतर है। मतलब आप देख के कुछ आए थे, ऑर्डर कुछ और दे के आए थे, उसने माल सपोज करो आपको घटिया क्वालिटी का भेज दिया, और वो जो माल भेजा उसकी कीमत मान लीजिए 40,000 होती है। अब उसने तो 50,000 का बिल भेज दिया, तो अपन यहाँ से फ़ोन पे उससे झगड़ा करेंगे कि तेरी ऐसी की तैसी, दिखाया क्या, भेजा क्या, ये है, मैं तो माल वापस कर रहा हूँ, ये तो 40,000 वाला माल है। तो सामने वाला क्या आपको क्या कह सकता है? या तो वो आपको बोलेगा ठीक है माल भेज दो वापस, या अगर उसे वाकई में अपनी गलती का एहसास है तो वो ये कहेगा कि यार भाई 10,000 एडजस्ट कर ले, भाई मैंने गलती से 50,000 का बिल भेज दिया है ना, तो 10,000 रुपये एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी वाली एंट्री में आपने एक्स को क्रेडिट किया, गौर कीजिए, ये जो नीचे वाली लाइन होती है वो क्रेडिट वाली लाइन होती है, लिखा नहीं जाता, जैसे समझा जाता है, कुछ चीज़ें समझने की होती हैं तो समझा जाता है। तो अभी तक आपने एक्स को क्रेडिट कर रखा है, अब आप एडजस्ट करने के लिए उसको रिवर्स करोगे, तो आप एक्स को डी करोगे और नीचे आएगा परचेज रिटर्न। कोई बच्चा कह सकता है कि सर इसमें माल रिटर्न तो हुआ ही नहीं है। सच बात तो ये है कि माल रिटर्न नहीं हुआ है, बल्कि प्राइस एडजस्टमेंट हो रहा है। पर प्राइस एडजस्टमेंट में अभी जो हुआ वो ये हुआ कि हमने उसको डेबिट किया, हमने उसको डेबिट किया। तो डेबिट करने के लिए हम डेबिट नोट इश्यू करते हैं। आ गया है बात की समरी। क्वेश्चन में ये कहा था कि डेबिट नोट कब तैयार होता है, तो डेबिट नोट परचेज़र तैयार करता है। पहली बात, कौन तैयार करता है? परचेज़र तैयार करता है। और उसके थ्रू हम किसको डीआर करते हैं? जो सप्लायर है हम उसको डीआर करते हैं। तो डेबिट नोट बेसिकली किस बुक की तरफ मूव करेगा? तो वो परचेज रिटर्न बुक की तरफ मूव करेगा। तो इसका आंसर है इट इट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, और इसको रिकॉर्ड करने के लिए लिखा जाता है। होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, कभी फिर मैं आपको सेलर की तरफ से क्रेडिट नोट समझाऊंगा, या 1 मिनट समझा देता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगा। जैसे यहाँ पे जो एक्स होगा ना, उसने सपोज करो जेड को माल बेचा था, तो पहले तो उसने एंट्री कर दी जेड टू सेल, और जब वहाँ से उसने चिल्लाना शुरू किया तेरी ऐसी की तैसी, मैंने कहा अरे शांति रख शांति रख, तेरे 10,000 एडजस्ट कर लेते हैं। तो फिर हमने उसके 10,000 रुपये एडजस्ट कर लिए। तो 10,000 रुपये एडजस्ट कर दिए, तो ऊपर लिखेंगे सेल्स रिटर्न। तो जेड को क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट नोट बनाया जाता है। तो जो सेलर होता है, वो सेलर जो होता है वो क्रेडिट नोट बनाता है, और उसी ट्रांजैक्शन के लिए जो परचेज़र होता है वो डेबिट नोट बनाता है। तो अब ये बताया तो अब कंफ्यूज मत हो जाना। हमेशा भी कभी भी मैं किसी को भी समझाता हूँ तो यही कहता हूँ कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट को रट्टा मत लगाओ। एक बार परचेज़र की बुक्स और सेलर की बुक्स बना के देख लो, आपको एक बार समझ आ गया ना, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो जी, हो गया है ना। ठीक है, ठीक है भाई, जो तुम्हें आता हो उसमें तुम स्पीड बढ़ा लिया करो ना, बहुत स्लो स्लो मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, जो दिक्कत है वहाँ पे रुक जाया करो। अंडर द कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज डेबिटेड टू। ठीक है, अब आप ये बात समझिए कि आप अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करोगे तो उसके अंदर हम मटेरियल खरीद के लाते हैं। ठीक
ठीक है, हम मटेरियल खरीद के लाए, सपोज कीजिए 10,000 रुपये का, और इसके बाद ये मटेरियल जो होता है जनरली प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया जाता है, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, मटेरियल में लॉस हो जाता है, और विच इज़ वेरी नॉर्मल। कभी कभी मटेरियल में नुकसान होता है और वो नॉर्मल है, मतलब उस वो हो जाएगा तो आपको कोई ताज्जुब नहीं होगा। जैसे बर्फ़ लाओगे तो पिघलेगी ही, कोई सीमेंट लाओगे तो सीमेंट के कट्टों में से थोड़ी थोड़ी सीमेंट झरेगी ही। तो कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो बहुत नॉर्मल होते हैं। तो कभी भी नॉर्मल लॉस हो ना, तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आपने जो मटेरियल लाया है जिसको आप प्रोडक्शन के लिए इशू करने वाले हो, अगर उसमें लॉस होता है और नॉर्मल है, तो ज़्यादा हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड खाते पे उसे चार्ज कर देते हैं। फिर उसकी चार्ज की एंट्री कैसे होती है वो अपन अलग बात है। तो वैसे यूँ होती है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल, इस तरह की एंट्री की जाती है। और अगर अगर मान लीजिए कि माल में एबनॉर्मल नुकसान हो गया, मतलब ऐसा नुकसान होता नहीं है पर माल चोरी हो गया, आग लग गई, कुछ ऐसा जो अननेचुरल है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपको कॉस्टिंग P&L यूज़ करना है। तो कभी भी क्वेश्चनों में एबनॉर्मल लॉस हो तो यू शुड बी यूजिंग कॉस्टिंग P&L। इसने पूछा था कि अगर नॉर्मल वेस्टेज हो तो वो कहाँ जाएगा, तो वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। तो इसका आंसर डी रहेगा। इसमें ये थोड़े थोड़े जो मैं एडिशनल लिखे होते हैं ना, वो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। तो उसमें से देख लिया करो, उसमें सारे नियम वगैरह लिखे हुए होते हैं, है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो ये कहता है कि अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपलसरी। खातों की जो जांच हम करवाते हैं उसे ऑडिट कहते हैं। ऑडिट कहाँ कराना कंपलसरी है, तो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं। पार्टनरशिप एक्ट में ऑडिट के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। भाई खाते तो बनेंगे, भाई पार्टनर हिसाब रखना चाहते हैं तो अकाउंट्स तो बनेंगे, पर ऑडिट करानी है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन कंपनीज एक्ट में तो बिल्कुल, चाहे किसी भी तरह की कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, 1 पर्सन कंपनी हो, हर कंपनी को अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी ही पड़ती है। उसको थोड़ा लॉजिक से याद रखते हो, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं जनता का पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उनके पैसों की रखवाली के लिए थोड़ा ऑडिट होता है तो ठीक रहता है। तो इसका आंसर बी रहेगा, ठीक है, कि इस एक्ट के तहत कहीं ऑडिट करवानी कंपलसरी है, बाकी में नहीं है, ठीक है। द 2 बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर। अगर आप किसी कंपनी की लिक्विड पोजीशन जानना चाहते हो, उसकी लिक्विडिटी को समझना चाहते हो कि कंपनी शॉर्ट टर्म रूप से, शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, तो एक तो आपको करंट रेशो निकालना चाहिए, एक आपको क्विक रेशो निकालना चाहिए। इसके 2-3 नाम है, आप याद रख लीजिएगा। इसका नाम क्विक रेशो भी है, इसी का नाम लिक्विड रेशो भी है, और इसी का नाम एसिड टेस्ट रेशो भी है। तो ये राम तेरे कितने नाम, उसी तरह इस क्विक रेशो के 2-3 नाम और हैं। एक और बात है, करंट रेशो की 2:1 आइडियल पोजीशन मानी जाती है। 2:1 मतलब करंट एसेट डबल है तो अच्छा माना जाता है। लिक्विड रेशो की बात करें तो 1:1 को आइडियल रेशो माना जाता है। और एक कैश रेशो होता है, या इसको सुपर क्विक रेशो भी बोलते हैं, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देखा जाता है। और ये वाला रेशो तो 0.5:1 होता है, तो भी अच्छा मान लिया जाता है। पर बेसिक ये 2 रेशो पॉपुलर हैं टू मेजर लिक्विडिटी। तो इसमें स्टॉक और डेटर रेशो गलत, करंट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो गलत, करंट रेशो लिक्विड रेशो बिल्कुल सही। तो इसका आंसर सी रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो ये बेसिकली आपका फंड फ्लो का क्वेश्चन है। अभी जो मैं सिलेबस देख रहा हूँ 2025 के एग्जाम्पल के लिए, उसमें एग्ज़ाम के लिए, उसमें फंड फ्लो नहीं है, उसमें कैश फ्लो है सॉरी, पर फंड फ्लो नहीं है। खैर, अब इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल एरर है, वो भी बताता हूँ। देखिए पहले तो आप समझ लीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो एक होता है सोर्स, जब पैसा आता है तो उसे सोर्स ऑफ फंड कहते हैं, कंपनी का पैसा आता है, और जब जाता है तो उसे एप्लीकेशन ऑफ फंड कहा जाता है। उसमें भी ये होता है, पहली जैसे एंट्री है पेमेंट ऑफ सैलरी।
पेमेंट ऑफ सैलरी की एंट्री है सैलरी टू कैश, ठीक है। एक मिनट में सारे लिख लूँ। जब आप डेप्रीसिएशन लगाते हैं तो उसकी एंट्री होती है डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, और जब आप फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं तो एंट्री होती है कैश टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और कैश टू फिक्स्ड एसेट्स। और जब आप डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो कैश या बैंक, आजकल तो कैश समझो ना के बराबर ही आता है, बैंक ही लिखा जाता है, और ऊपर हो गया डिविडेंड। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सैलरी अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉन करंट, क्योंकि सैलरी अकाउंट गोज टू P&L तो ये नॉन करंट अकाउंट है, और कैश कैसा है, करंट। तो एक अकाउंट है नॉन करंट और एक अकाउंट है करंट, तो इस एंट्री में फ्लो उत्पन्न होगा। फ्लो का मतलब जैसे करंट उत्पन्न होगा, एक तरफ सेल में प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, तो करंट उत्पन्न होता है। डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रीसिएशन नॉन करंट आइटम है, फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट आइटम है, दोनों आइटम में नॉन करंट हो गए तो फ्लो उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि रीज़न ये है कि एक आइटम करंट हो और एक आइटम नॉन करंट हो तो जाके फ्लो उत्पन्न होता है, तो इस एंट्री में फ्लो उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा, ये एंट्री है कैश टू फिक्स्ड एसेट्स, ये कैश जो है वो करंट है और फिक्स्ड एसेट जो है वो नॉन करंट है, तो इस एंट्री में फ्लो उत्पन्न होगा, लेकिन ये सोर्स है, दिस इज सोर्स ऑफ फंड, क्योंकि इसमें पैसा आ रहा है तो दिस इज सोर्स ऑफ फंड। और डिविडेंड टू कैश, इसमें डिविडेंड जो है वो नॉन करंट है और कैश जो है वो करंट है, तो इसमें भी फ्लो उत्पन्न होगा। तो इस क्वेश्चन में 4 में से 3 जगह फ्लो उत्पन्न होगा, और इसमें पैसा आपका जा रहा है तो ये आउटफ्लो है, और आउटफ्लो को एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं, आउटफ्लो को एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑफ फंड है और यहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑफ फंड है, तो इसलिए टेक्निकली रॉन्ग है, बट ठीक है, इसका आंसर ये डी देगा। डिविडेंड टू कैश जो वाली जो एंट्री है उसका आंसर ये डी देगा, लाभांश का भुगतान, ठीक है। उसका एक रीज़न वैसे ये है कि ये वाला जो है ना, ये FFO की कैलकुलेशन में जा चुका होगा, ये जो है ये FFO की कैलकुलेशन में जा चुका होगा, तो वो तो कभी अब चैप्टर भी कोर्स में नहीं है तो अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है, एक बार के लिए। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग रेशो इज़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रेशो तो अभी भी कोर्स में है। तो रेशो बहुत तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो आपके प्रॉफिट पे पड़ने वाले असर को बताते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होते हैं। एक एक्टिविटी रेशो होते हैं कि आपके मैनेजर कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। एक सॉल्वेंसी रेशो होते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन पे बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो जो है ना, सब एक पहले अपन एक जनरल बात करते हैं। सपोज करो किसी कंपनी का ऑपरेटिंग रेशो 80% है, व्हाट इट मीन्स कि कंपनी 100 रुपये की सेल पे 80 रुपया खर्च कर रही है और कंपनी 20% कमा रही है, इसका ये मतलब है। नहीं समझ आया? एक और देखो, अगर मान लो दूसरी कंपनी है, जैसे ये ए कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है जो मान लीजिए जो 90% जिसका ऑपरेटिंग रेशो है, तो जनरली रेशो परसेंटेज ज़्यादा होते हैं तो अच्छे माने जाते हैं, बट नॉट इन दिस केस। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, इसका ऑपरेटिंग रेशो 90% है ना, इसका मतलब ये है कि ये कंपनी केवल और केवल 10% ही कमा रही है, ये कंपनी केवल 10% ही कमा रही है। ओके, कहना क्या चाहते हो कि ये रेशो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। अ कंपनी विच इज ऑपरेटिंग एट 80% मीन्स कंपनी अर्निंग 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये कहीं ना कहीं आपको इस तरफ ले जा रहा है। तो ऑपरेटिंग रेशो इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, इफ सेल्स आर 3 lakh, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट, purchase are 250,000 and the closing stock is 50,000, the opening stock will be, वेल ये क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या आप चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। एक बहुत आसान तरीका होता है ट्रेडिंग अकाउंट बना के आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इसमें क्या है, आप अपनी सेल लिख लीजिए, ठीक है, ये अभी मेरे लिए थोड़ा नया है ना, तो मैं थोड़ा सा जैसे जैसे यूज टू होऊंगा फिर ऐसी इसलिए मिस्टेक नहीं होंगी। जैसे सपोज कीजिए आपकी सेल 3 लाख है, दे रखी है, जो दे रखा है मैंने वही लिखा है, साथ ही साथ आपका परचेज दे रखा है वो लिख दिया,
इसके अलावा आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वो लिख दिया, ठीक है। तो इसके अलावा आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे दी। अब हमें पता है 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/4 ऑन सेल। या आप रट सकते हैं या समझ सकते हैं, 3 रुपए की कॉस्ट का माल अगर आप 1 रुपया प्रॉफिट लेके बेचते हो तो मतलब 4 में बेच रहे हो। 3 रुपए की चीज़ अगर आप 1 रुपया प्रॉफिट लेके बेच रहे हो तो 4 रुपए में बेच रहे हो। तो 1/3 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/4 ऑन सेल। अब आप ये कहोगे सर आपको ये बोलना क्यों पड़ा? मुझे बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे सेल्स पता है। इस क्वेश्चन में सच पूछो तो मुझे कॉस्ट पता नहीं है कि सर पता तो है ये रही कॉस्ट, नहीं, ये आपकी परचेज कॉस्ट है, ये आपकी COGS नहीं है। तो आपको कॉस्ट पता नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 1/3 ऑन कॉस्ट ऑल्सो मीन्स 1/4 ऑन सेल। तो बस ये मैंने फिर 3 लाख का 1/4 अप्लाई कर दिया, 75,000 आ गया। तो ये हुआ कि आपका इस तरफ का जोड़ है 3.5 लाख, इधर भी आपको जोड़ करना है 3.5 लाख। तो आपके सामने मिसिंग फिगर का ये 25,000 रुपये निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ऑल्टरनेटिवली चाहो तो आप COGS का एक फॉर्मूला होता है, उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। उसमें भी अब आपको यूं करना पड़ेगा, आप अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो बता रहा हूँ, आप अपनी परचेज की वैल्यू भर दो। परचेज की वैल्यू है 2.5 लाख रुपये, और आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भर दो जो कि है 50,000 रुपया। और आपको ये करना पड़ता अलग से कि मैंने 3 लाख रुपए का माल बेचा और मैंने 75,000 रुपये कमाया। इसका मतलब मेरी कॉस्ट जिसको COGS बोलते हैं पूरा, वो 2.25 लाख रुपए है। यानी 3 लाख रुपए की सेल पे मैंने 75,000 कमाया, इसका मतलब मेरी कॉस्ट कितनी हुई? 2.25 लाख। तो वो आपको कॉस्ट यहाँ 2.25 लाख रुपए भरनी पड़ती। फिर आपका प्लस माइनस करके बैलेंसिंग फिगर से आपका 25,000 रुपये आ जाता। तो वो भी सही है, कोई गलती नहीं है, आपको बस आना चाहिए किसी भी एक तरीके से जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहता है ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। तो हमने अभी बात करी पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट्स बनाए जाते हैं, लेकिन उसकी ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। हाँ, ये बात एक अलग है कि कई बार पार्टनरशिप फर्म का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको फिर इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट करानी पड़ती है, लेकिन वो एक अलग बात है। जनरली पार्टनरशिप फर्म को, जैसे कंपनीज में क्या है, कंपनीज में आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी है, करानी ही पड़ेगी। पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, वॉलेंट्री और ऑप्शनल। तो ये तो वैसे दोनों एक जैसी चीज़ हो गई, पर फिर भी चलो वह ऑप्शनल ले लेते हैं कि मतलब कि ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑप्शनल है, आप कराओ तो ठीक, नहीं कराओ तो ठीक। तो इस तरह से, जस्ट अ मिनट, चलो, ये दोनों वैसे एक जैसे ही ऑप्शन है ना, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, दोनों एक जैसे, ऐसे देने ही नहीं चाहिए इनको ऑप्शन, ये दोनों तो इनका सेम सेंस निकलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन क्या होता है? जब दो कंपनियां मिल जाती हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इस पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है? AS6 अब समाप्त हो चुका है, पहले होता था, है ना, वो अब समाप्त हो गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ये डेप्रिसिएशन के लिए था, लेकिन अब इसको AS10 में मिला दिया गया है। इसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 था जो रिसर्च वगैरह पे था, वो इसको तो पहले ही निपटा दिया था, बहुत पहले ही, ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में चला गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये आपका फिक्स एसेट्स के लिए है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये स्टैंडर्ड बताता है कि कंपनी के अमालगमेशन पे परचेजर कंपनी किस तरह की अकाउंटिंग करेगी। AS14 टॉक्स अबाउट दैट, लेखांकन मानक 14। अब ये भी आप याद रखना कि अभी अपने देश में AS भी चल रहे हैं और इंड AS भी चल रहे हैं, और इन दोनों के नंबर्स अलग अलग हैं। ये जो लिस्ट अभी लगी हुई देख रहे हो आप, ये रिलेटेड टू है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS वाली लिस्ट है ये, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। इसका आंसर अपना D हो गया था। नेक्स्ट,
According to the company's share capital and debenture rule 2014, by which percent of a company will have to create debenture redemption reserve of the amount of the debentures to be redeemed? तो हमें ये पता है कि अगर कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो बाद में उसका रिडम्पशन भी करना पड़ेगा। रिडम्पशन से पहले हर कंपनी को 25% का डीआरआर बनाना कंपलसरी है, 25% डीआरआर बनाना होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बैंकिंग कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ को डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर बाकी कंपनीज़ को जनरली 25% डीआरआर बनाना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज़ नेसेसरी, एक क्वेश्चन आया था। तो शेयर का वैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है? तो खास करके जब दो कंपनीज एक दूसरे का बिजनेस खरीदती हैं, यानी अमालगमेशन होता है, उस समय वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ज़रूरी है। या जब कभी कंपनी किसी के नेट एसेट्स खरीदती है, बिजनेस खरीदती है, तो सामने वाले वेंडर को जो हम बदले में शेयर देते हैं उसके लिए भी शेयर वैल्यूएशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा कभी कभी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे भी शेयर वैल्यूएशन ज़रूरी है। तो ये वो सारी दशाएं हैं। या कभी आप मान लो शेयर को डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हो या प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी शेयर वैल्यूएशन ज़रूरी है। ये सारी कंडीशन लिखी हुई है। इसका आंसर फिर आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इन सारी दशाओं में आपको ज़रूरी है शेयर वैल्यूएशन करना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है यदि चालू अनुपात 2.5 है और कार्यशील पूंजी 60,000 है तो चालू संपत्ति कितनी होगी? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे अगले पेज पे तो आपको, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो अगले पेज पे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, पर मैं आपको समझाता हूँ इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और आपको करंट रेशो 2.5 गिवन है, और करंट एसेट्स नहीं दे रखा, करंट लायबिलिटी भी नहीं दे रखा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और आपकी वर्किंग कैपिटल 60,000 है, और अगेन आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चनों में करंट लायबिलिटी को एक्स मान लेने से क्वेश्चन बहुत आसान से सॉल्व हो जाता है। ये मैंने करंट लायबिलिटी की जगह एक्स लिख दिया, और इधर भी करंट लायबिलिटी की जगह एक्स लिख दिया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो करंट एसेट्स इक्वल टू 2.5x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर राइट हैंड साइड पे आ गया 60,000। करंट एसेट्स की जगह लिख दिया 2.5x माइनस x मीन्स 1.5x इक्वल टू 60,000, और इसके बाद मैंने x की वैल्यू निकाली। वो कैसे? 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 हो जाएगा, 60,000 1.5, तो ये हो गया 40,000। अब यहाँ बच्चा गलती क्या करता है, जैसे x की वैल्यू आ गई और आंसर दे देगा। तो ये आपका करंट लायबिलिटी आया है। अगर आपसे करंट लायबिलिटी पूछा है तो 40,000 आंसर है, लेकिन आपसे पूछा है करंट एसेट्स कितना होगा। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए आपको 2.5 गुना करना है x को, तो फिर आप पाएंगे कि 1 लाख रुपए इसका आंसर है। करंट एसेट्स 1 लाख रुपए, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है जी, तो यस, और ये अगली स्लाइड पे इसी चीज़ को वापस सॉल्व किया हुआ है, तो आप आराम से इसको देख लेना। ठीक है, सुपर, एक मिनट करूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। ठीक है, चलो। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो बहुत सिंपल है जी। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं और वो प्रॉफिट जो हमें कमाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो मैं हूँ, और मान लीजिए कि मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, और मान लीजिए कि मैं 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ, साल का 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ, जबकि एक कोचिंग सेंटर वाला जनरली 3 लाख तो कमा ही लेता है। तो अब आप समझिए, ये वो प्रॉफिट है जो हम कमा रहे हैं, और ये वो प्रॉफिट है जो चूंकि इंडस्ट्री कमा रही है तो मुझे भी कमाना चाहिए, सब कमा रहे हैं तो मुझे भी कमाना चाहिए, मतलब एक तरह से मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया। तो ये जो 1 लाख रुपए आप देखते हो ना, तो ये है सुपर प्रॉफिट। तो एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूले की भाषा में कहें तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हटाओगे। ठीक है, फिर भी मैं बता दूं, एवरेज प्रॉफिट फिर भी एक्चुअल होता है, जो एक्चुअली हम कमाते हैं।
नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो थ्योरेटिकल होता है, वो जिस इंडस्ट्री में हम हैं उस इंडस्ट्री के लोगों के अनुसार हमें कमाना चाहिए, ठीक है, तो उस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/4 share. The new profit sharing ratio will be, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस ये करना है कि आपका रेशो 3:2 है, आपके यहाँ मेहमान आया है, सबसे पहले मेहमान को खाना खिलाते हैं, एज अ होल जो हमारे पास एक रोटी है उसमें से 1/4 रोटी हम उसको दे देंगे। अब हमारे पास 3/4 बचा है, ये 3/4 किसके लिए है, ये ए और बी के लिए है, ये जो बचा हुआ है वो ए और बी के लिए है। और हम ये अज्यूम करते हैं कि ए और बी अभी भी उसी तरह से खाना खाएंगे जैसे पहले खाते थे, पहले वो 3:2 में खाते थे, तो अभी भी वो बचे हुए इस हिस्से को 3:2 में खाएंगे, यानी 3/5। तो अब ए को जो मिलेगा वो हो गया 9/20 और बी को बचे हुए में से 2/5 मिलेगा, तो 6/20। तो यूँ समझो कि डिनोमिनेटर में हर के अंदर 20 है, ये 20 है ना, तो 9 ये रहे, 6 ये रहे, 9 6 15, बाकी बचे 5, तो 9:6:5, 9:6:5 ये आंसर है। पर कभी कभी पेन फिसल जाए, है ना, तो पेन नहीं फिसलाना भाई, अपने को क्वेश्चन अपने को सही करके आने वहाँ पे, तो ये इस तरह से आंसर रहेगा, ठीक है। गार्नर वर्सेस मरे केस वॉज हेल्ड इन इंडिया, इंग्लैंड, नेपाल, चाइना। तो गार्नर वर्सेस मरे का जो मुकदमा है बेसिकली इंग्लैंड में हुआ था। मैं आपको थोड़े से हाईलाइट बताता हूँ, ये मामला बहुत फेमस है और ये इंग्लैंड का मामला है, ठीक है। और इसमें 3 पार्टनर थे, एक का नाम था गार्नर, एक का नाम था मरे और एक तीसरा पार्टनर था विल्किंस। तो कभी ये भी पूछ लेता कि दिवालिया कौन हुआ था, तो विल्किंस दिवालिया हुआ था और उसको जितनी कैपिटल लानी थी वो उतनी कैपिटल ला नहीं पाया। तो अब फिर लफड़े हो गए, मतलब इन दोनों में माथाफोड़ी हो गई, किसमें, गार्नर में और मरे में। जैसे मान लो कि विल्किंस मान लो, इसमें भी अमाउंट आपको याद करके जानी चाहिए। सपोज करो ये 30,000 रुपये नहीं दे रहा, तो ये 30,000 रुपये गार्नर और मरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भुगतेंगे या कैपिटल रेशो में भुगतेंगे। तो उस जजमेंट में जो जज साहब थे जोएश, उन्होंने ये निर्णय दिया कि ये जो दिवालिया साझेदार की कमी है उसे बाकी के जो सक्षम साझेदार हैं वो कैपिटल रेशो में बेयर करेंगे। तो अभी तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं, अभी तो बस इसने पूछा था कि बताओ ये कांड कहाँ हुआ था तो ये कांड ये केस आपके इंग्लैंड में हुआ था। उत्तराखंड के कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जबरदस्त मौका है सरकारी नौकरी पाने का। उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम सहायक लेखाकार परीक्षा 2025। लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए चाहिए होती है स्मार्ट प्रैक्टिस। मैं हूँ सीए विशील छतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज, 20 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ और मैं आपके लिए लाया हूँ एक पावरफुल प्रैक्टिस सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे 50 सैंपल पेपर्स और हर चैप्टर के MCQ, और ये सारा कंटेंट हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी होगा और इसकी कॉस्ट है मात्र 499। तो पछताना ना पड़े कि थोड़ा और मेहनत करता तो सिलेक्शन हो जाता। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करें और अभी अपनी तैयारी शुरू करें। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज। कभी कभी कंपनी क्या होती है, डिवेंचर्स का जब रिडम्पशन करती है तो जितना पैसा देना चाहिए उससे कुछ पैसा फालतू देती है। जैसे सपोज कीजिए कि हमें किसी डिवेंचर के 100 वापस करने हैं, पर कंपनी उसकी जगह 110 रुपये दे रही है, पहले से ही तय होता है इसलिए दे रही है। तो इस 10 रुपये को बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, रिडम्पशन पे है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो बेसिकली क्या है, ये है लॉस। तो जो भी अकाउंट लॉस या प्रॉफिट को बताते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो ये बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका आंसर सी रहेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर द डेफिशिएंसी ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज बॉर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। तो वापस एक बार ये क्वेश्चन आया,
तो गार्नर वर्सेस मरे मुकदमे में यही निर्णय हुआ था कि अगर कोई कमज़ोर पार्टनर है, दिवालिया साझेदार है, वो कैपिटल की राशि लाने में असमर्थ है, तो जो बाकी के साझेदार हैं, बाकी के भी वो पार्टनर जो सॉल्वेंट हैं, वो सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी देखो एक बात और बता दूं, समापन पे दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। एक होता है लॉस ऑन रियलाइजेशन, वसूली पे हानि। अगर वसूली खाते की हानि है तो उसे तो पार्टनर्स हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बांटेंगे, चाहे इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन हो चाहे ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो। लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन जो इंसॉल्वेंसी लॉस है, जो कैपिटल डेफिशिएंसी लॉस है, उसे बाकी के पार्टनर में से केवल वो पार्टनर बेयर करेंगे जो सक्षम हो, साहूकार हो, सॉल्वेंट हो, और वो भी कैपिटल रेशो में बेयर करेंगे। तो इसका आंसर फिर सी आएगा। ठीक है जी, तो सी रहेगा। ये जो एडिशनल चीज़ें हैं ना, वो भी आप देख लिया करो। ठीक है, चलिए इसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स। देखो यहाँ पे भी एक अकाउंट्स के स्टूडेंट में और एक जनरल जो आम आदमी होता है उनमें फ़र्क होता है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जब आप कार खरीदोगे तो भी पैसा खर्च होगा, और जब आप पेट्रोल भराओगे तो भी पैसा खर्च होगा। तो लैंग्वेज क्या होती है, पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन अकाउंट्स का स्टूडेंट जानता है कि कार पे जो पैसा खर्च हुआ उसे कैपिटल एक्सपेंसेस कहेंगे। कई लोग जो अकाउंट्स नहीं समझते वो ये सोचते हैं कि अच्छा जो बड़ा खर्चा होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो छोटा खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, ऐसा हालांकि जनरली होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट हमें बहुत वर्षों तक मिलेगा, खास करके 1 वर्ष से ज़्यादा मिलेगा, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो जब हम बिल्डिंग बनवाते हैं, आज सपोज करो मैं बताता हूँ, मैंने ये पैनल खरीदा, ठीक है, तो इस पैनल पे जो मेरा खर्चा हुआ ना उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई इसकी 50,000 घंटे की लाइफ है, तो सरल शब्दों में समझो 10-20 साल की तो लाइफ है ही है। तो 10-20 साल की लाइफ है, तो इसका जो बेनिफिट मुझे मिलना है वो 10-20 साल तक मिलेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिलता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट इससे हमें मिलता है। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो आर से आप याद रख लो। देखो इसके बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको आर से याद हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रूटीन एक्सपेंडिचर, रैकरिंग एक्सपेंडिचर, हिंदी में र से रोजाना होने वाले खर्चे, रोज रोज होने वाले खर्चे, तो रेगुलर खर्चे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले जो खर्चे होते हैं ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट होते हैं। पेट्रोल आपको आए दिन भरवाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलता है। इसका आंसर इस तरह से रहेगा बी। नेक्स्ट, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स आउट ऑफ 14,000 applied. Okay, Mr. X got 300 shares on pro rata basis. How many shares he would have applied? सिंपल क्वेश्चन है। जैसे क्या हुआ, जैसे आप समझो कि एक कंपनी ने लोगों को इनवाइट किया कि आओ 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 हमसे 10,000 शेयर आके ले जाओ। जब कंपनी अच्छी कंपनी होती है, अच्छी गुडविल वाली कंपनी होती है, तो लोग भर भर के फॉर्म डालते हैं। हमने टोटल फॉर्म काउंट किए तो 14,000 फॉर्म हमारे पास आए। एक तरीका ये हो सकता था कि 4,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता, ऐसा हो सकता था, पर इन्होंने कहा कि चलो हम रिजेक्ट नहीं करते, 14,000 को 10,000 दे देते हैं। कि सर ऐसे कैसे होगा? ऐसा होगा एक रेशो बना के, 3 0 से 3 0 कैंसिल करो, 14:10। जिसने 14 शेयर मांगे हैं उसे 10 शेयर दे दो। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 7:5, कि जिसने 7 शेयर्स मांगे हैं उसे 5 शेयर्स दे दो। 7 शेयर अप्लाई किए हैं तो 5 दे दो। अब यूं समझो कि 7:5 को गौर करो, 7 के लिए बंदा अप्लाई करेगा और 5 शेयर हम उसे देंगे तो 5 वो होल्ड करेगा। हमेशा इन क्वेश्चनों में देखना कि जैसे मिस्टर एक्स की बात चल रही है, तो आप लैंग्वेज में आपको ये पढ़ना है कि एक्स ने 300 के लिए अप्लाई किया था या एक्स को 300 अलॉट हुए थे। क्योंकि अगर इसने 300 के लिए अप्लाई किया था
तो मल्टीप्लाई 5/7 करने से पता लगेगा कि इसको कितने मिले। लेकिन अगर 300 शेयर उसको मिले हैं, अगर 300 शेयर उसके पॉकेट में हैं, तो इसका मतलब उसने मांगे ज़्यादा होंगे, उसने मांगे ज़्यादा होंगे। ज़्यादा पे आने के लिए आपको 7/5 करना पड़ेगा, और इस कैलकुलेशन से आपको पता लगेगा कि उसने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो कई बच्चे बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं चलता 5/7 लगाना है या 7/5 लगाना है। वो आपको समझना पड़ेगा कि आप निकालना क्या चाहते हो। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे पता है 300 शेयर तो उसको मिले ही हैं, तो उसका मतलब उसने मांगे तो ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा कितने, 420 मांगे होंगे। बाकी सारे ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाते हैं, यानी बिना कैलकुलेशन करे भी आप इसका डी निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन बिगिंस व्हेन। तो ये अगेन इस क्वेश्चन के अंदर 3 आपके क्वेश्चनों के जवाब आ जाते हैं। जैसे कई बार अपन ऐसे बोलते हैं किसी पॉलिटिशियन के लिए कि जहाँ हमारी सोच ख़त्म हो जाती है वहाँ से उसकी सोच शुरू होती है। तो अपने यहाँ सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले बुक कीपिंग होती है ना। सबसे पहले बुक कीपिंग होती है, जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटेंसी शुरू होती है, जहाँ से अकाउंटेंसी ख़त्म होती है वहाँ से ऑडिट शुरू होती है, और जहाँ ऑडिट ख़त्म हो जाती है वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ठीक है, तो ऑडिट मतलब खातों की सामान्य जांच होती है, पर जब खातों की एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ या शक के आधार पर जांच की जाती है तो वो अंकेक्षण के वो अनुसंधान कहलाता है। तो जहाँ ऑडिट ख़त्म होता है वहाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर सी रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये लाइन आप अच्छे से ये वाली याद कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, ये सीक्वेंस है जी, बिल्कुल याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट आफ्टर द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। ये कह रहा है कि जैसे आप किसी के शेयर फॉरफिट करते हो, जब्त करते हो, तो कुछ पैसा उनका हमारे पास आया हुआ होता है। ठीक है, फिर बाद में आप उन्हीं शेयर को री इशू करते हो। तो अगर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा बच गया तो उसका क्या करोगे। तो जवाब है कि उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे अच्छा, मैं मानता हूँ कि अकाउंटेंसी आपको आ गई है या नहीं आ गई है, इसका टेस्ट है आप एंट्रीज की मदद से चीज़ों को समझो। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे ये एंट्री लिखी है शेयर कैपिटल डी आर, शेयर प्रीमियम डी आर टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉरफिटेड। तो जो बच्चा ये इस एंट्री को देख के समझ पा रहा है ना कि 750 शेयर का फॉरफिचर हुआ है, शेयर पे 100 रुपये मांगा गया था, अब तक 75,000 रुपये मांगा गया था, हमें प्रीमियम नहीं मिला, 300 शेयर्स पे प्रीमियम हमें नहीं मिला, यानी बाकी शेयर्स का प्रीमियम हमें मिल गया, 300 शेयर्स का प्रीमियम हमें नहीं मिला, और ये वो पैसा है जो उसने हमें नहीं दिया, और ये जो 30,500 रुपये आप देख रहे हो ये वो पैसा है जो वो हमें दे चुका और ये पैसा हम खा गए। तो शेयर फॉरफिचर हुआ है 750 शेयर का और हम 30,500 रुपये खा गए हैं। बाद में इन्हीं शेयर को हमने री इशू किया होगा, री इशू किया हमने 80 के भाव पे, हमारे पास पैसा आया, 20 रुपये अपन ने डिस्काउंट दिया, लेकिन इसे डिस्काउंट नहीं कहेंगे, इसे शेयर फॉरफिचर अकाउंट से लेंगे। और अब बात ये थी ना, आपके पास यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर 30,500 रुपये क्रेडिट पड़ा है, और बाद में आपने इसमें से 15,000 रुपये, 30,500 आपका पड़ा है, बाद में आपने 15,000 रुपये यूज़ किया, तो बाकी का 15,500 कहाँ जाएगा। वैसे तो क्या होता है, जनरली जो प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं वो P&L में जाते हैं, लेकिन ये खास तरह का प्रॉफिट है, इनफैक्ट ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो ये जो 15,500 का बैलेंस बचा है ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है जी, चलिए ओके, ये इसका आंसर ये भी आ गया। यस, विच मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अभी देखा मैंने, अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है। कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, तो जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जैसे ट्रांसपोर्ट लाइन है, तो वो गुड्स को इधर से उधर ले जाती है या पैसेंजर्स को इधर से उधर ले जाती है, तो वो लोग सर्विस के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अपनाते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, तो जैसे हॉस्पिटल भी हैं, वो भी कुछ बेचते नहीं हैं, सर्विसेज देते हैं, तो वो हॉस्पिटल जो हैं या होटल्स हैं, ये लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अपनाते हैं,
परिचालन लेखांकन अपनाते हैं। तो इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। आप कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखोगे, ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होंगी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होंगी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो वो कैश बेसिस पे तैयार किया जाता है, कहाँ कहाँ से कैश आया न कहाँ कहाँ से कैश गया। तो दैट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रोकड़ आधार पे तैयार होता है। इसका आंसर बी रहेगा। मिनिमम वेजेस इज गारंटीड इन, अगेंस्ट ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो मेथड लिखे हैं इन चारों ही मेथड में कहीं ना कहीं लेबर को मिनिमम वेजेस की गारंटी दी जाती है, लेकिन गैंट टास्क प्रीमियम स्कीम में ये बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है। गैंट टास्क वाले मेथड में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है कि अगर एक लेबर अंडर परफॉर्म भी करेगा, बताया हुआ काम भी नहीं करेगा, तो भी उसे गारंटीड वेजेस तो दी ही जाएगी। तो इसका आंसर सी रहेगा। ज़रा इसको देख लीजिए। गैंट टास्क बोनस प्लान में हम क्या कहते हैं, जैसे हमने किसी को कहा कि भाई तू ये काम, तेरे को मतलब ये 100 यूनिट बनानी है, ठीक है। हमने कहा भाई ये 10 घंटे तू काम कर और तेरे को ये 100 यूनिट बनानी है, पर सपोज करो उसने 80 यूनिट बनाई, तो बहुत ही मतलब बिलो परफॉर्म किया, तो भी हमने जितने रुपए गारंटी दी कि हम तेरे को 500 रुपये तो देंगे, वो देंगे ही देंगे। तो जो भी बिलो द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होगा उसे मिनिमम गारंटीड वेजेस दी जाएगी। और अगर जैसे उसको हमने कहा था 100 यूनिट बनाना और वो 100 यूनिट बना देगा, तो फिर हम उसको बोनस देंगे। यानी फिर अपन ये बात है कि जैसे हमने उसको 500 रुपये कहा था ना, तो 500 रुपये नहीं देंगे, उसने बताया हुआ काम कर दिया तो हम 20% बोनस मिला के जो भी रकम बनेगी वो देंगे। और अगर उसने स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम कर दिया, सपोज करो उसको 100 यूनिट बनानी थी और उसने 110 यूनिट बना दी, 100 की जगह 110 यूनिट बना दी, तो हम इसको फिर एक डिफरेंशिएट पीस रेट होती है, फिर हम इसकी एक पीस रेट बनाएंगे और उस डिफरेंशिएट पीस रेट से हम उसको भुगतान करेंगे। पर क्वेश्चन इतना लंबा डिटेल नहीं था, आपको इसका आंसर याद करना है गैंट टास्क, पर फिर भी ये थोड़ा सा क्वेश्चन चैलेंजेबल था। ठीक है, नेक्स्ट, if the opening capital is 60,000, drawing 5,000, additional capital introduced during the year 10,000, closing capital 90,000, the value of the profit earned during the period। इस क्वेश्चन को भी आप कई तरीके से कर सकते हो। कई लोग प्रॉफिट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, पर मेरा पर्टिकुलर मानना है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंसान पैसा लगाता है, उसे ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। अगर वो पैसा और लगाता है तो उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। वो जो कमाता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। वो जो पैसा निकाल लेता है उसे ड्राइंग कहते हैं। ये जब हम सब करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंच जाते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस व्यक्ति ने 60,000 रुपये के साथ शुरुआत करी, इसके बाद इसने 10,000 रुपये और लगाए, तो 60 से इसकी कैपिटल 10,000 और होके 70,000 हो गई। 60,000 और 10,000 और लगा दिए तो 70,000 हो गई। प्रॉफिट इसने पता नहीं कितना कमाया, पर इसने जो ड्राइंग करी वो ड्राइंग 5,000 है ना। लेकिन हमने जो देखा एंड में इसकी रिजल्ट 90,000 रुपये आ गई है। तो बस इस प्रॉफिट को आप आराम से सॉल्व कर लोगे। जैसे आपके इस तरफ तो आ रहा है 90,000 रुपये और इधर 60 और 10 70, 70 में से 5 गया 65, तो आप पी की वैल्यू निकाल लोगे तो आपकी पी की वैल्यू 25,000 रुपये आएगी। यानी इस संस्था ने 25,000 कमाया होगा। और मैं इसको आपको देसी लैंग्वेज में समझा सकता हूँ। भाई 60 इसकी कैपिटल थी, 10 कमाया 70, 70 में से अगर 5 उठा लिया तो इसकी कैपिटल 65 होनी चाहिए, 65 होनी चाहिए, लेकिन 90,000 है। ऐसे कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने 25,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो आप ये फॉर्मूला, मेरी बात मानिए, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले में 5 फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी फैक्टर मिसिंग हो ना तो उसको आप निकाल लिया करो। तो आपको बार बार 5-5 फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following would result from a decrease in the provision for bad and doubtful debts? अच्छा, सपोज करो आपका जो पीबीडी है अगर उसमें कमी आती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक तरह से आपके लिए फ़ायदा है। जैसे सपोज करो कि पहले हम मान लो 10% प्रोविज़न हर साल बनाते थे, ठीक है, लेकिन अब के बाद हमको लगा कि नहीं यार,
अब लोग ईमानदार हैं या हमने अपने कलेक्शन के एफर्ट्स अच्छे कर दिए और हमको 24,000 का पीबीडी ही चाहिए। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास 40,000 का पीबीडी है, लेकिन अब हमको 24,000 का ही पीबीडी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पीबीडी को रिवर्स कर देते हैं। कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से पीबीडी बनाना पड़ता है और कई बार हम पीबीडी को रिवर्स कर देते हैं, तो हमें फ़ायदा होता है। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री इसकी बनेगी पीबीडी डेबिट टू पी एंड एल। आप कहेंगे सर प्रोविज़न का सीआर नेचर होता है, सही बात है, पीबीडी का भी सीआर नेचर होता है, लेकिन किसी को उसके नेचर के अगेंस्ट ले जाते हैं तो उल्टा कर देते हैं। तो अब आप पीबीडी को कम कर रहे हो तो आपको उसको डीआर करना पड़ेगा और इट विल बी रिजल्टिंग, हमारे लिए प्रॉफिट होगा, हमारे शुद्ध लाभ में वृद्धि होगी, एन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, वेयर डिमांड फॉरकास्टिंग इज डिफिकल्ट देन डैश डैश बजट इज प्रिपेयर्ड। अगेन अ गुड क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि हम अंदाज़ा लगा नहीं पाते कि हम कितना माल बेचेंगे। जैसे सपोज करो मैं एक नया कोचिंग सेंटर खोल रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, नया कोचिंग सेंटर खोल रहा हूँ। अब हो सकता है कि 50 बच्चे आएँ, हो सकता है 60 बच्चे आएँ, मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी ये मान लेते हैं 100 बच्चों की है। हो सकता है 80 बच्चे आएँ और हो सकता है 100 बच्चे आएँ। यानी अगर 100 बच्चों की सीट है और 100 के 100 बच्चे आ गए तो इसका मतलब है कि हम 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे होंगे। और मेरे को लगता है गिरते पड़ते मेरा इतना नाम है तो यार आधे बच्चे तो आ ही जाएंगे, तो 50% तो आ ही जाएंगे। तो हो सकता है मैं 50% पे ऑपरेट करूँ, ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो अब मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, क्योंकि बच्चे की संख्या पे डिपेंड करता है कि मैं कितना कमाऊंगा। तो फिर आप एक सिंगल बजट नहीं बना सकते, फिर आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना चाहिए। तो ये जैसे मैंने बच्चों का एग्जांपल दिया, तो कोचिंग सेंटर के लिए बच्चे उसके कस्टमर्स हैं, ऐसे ही किसी फैक्ट्री के लिए ग्राहक उसके कस्टमर हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट बनाना चाहिए अगर आप सेल का प्रॉपर या कहें विश्वास के साथ एस्टिमेट नहीं कर पा रहे तो इसका आंसर डी रहेगा, लोचशील बजट हमें बनाना होगा इस मामले में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कहता है द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। तो जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो जो ये हेड ऑफिस है ना, पहले इसको ICWA कहा जाता था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स। अब इसका नाम चेंज हो गया, ICMA हो गया है। और ये कि अभी अप्रैल 2025 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया है। तो ये नया ही नोटिफिकेशन है 26 अप्रैल 2025 का, एंड द हेडक्वार्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन शिफ्टेड टू दिल्ली। और ये नया एड्रेस है CMA भवन, है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भवन। अभी भी इंस्टीट्यूट का नाम वही है ना, और लेकिन ये द इंस्टीट्यूट ऑफ, अच्छा वो थोड़ा तो नाम चेंज हो गया, पहले कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट था, तो अब द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो गया है। और कोलकाता पहले उस ज़माने में जब आंसर होगा, इसलिए मैंने जब आंसर लिखा है ना तो पहले कोलकाता रहा था, लेकिन अब के कॉन्टेक्स्ट में इसका दिल्ली आंसर पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द सक्सेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। तो पहले तो आप ये समझो, अगेन ये कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, मटेरियल कंट्रोल का क्वेश्चन है। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम लगातार एक स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, हम जैसे एक स्टोर लेजर होती है, उसमें हमारे पास आता है उसकी एंट्री करते हैं, जाता है उसकी एंट्री करते हैं, तो हमारे को पल पल पता रहता है कि हमारे पास कितना बैलेंस चल रहा है। बिना स्टॉक काउंट किए रजिस्टर देख के, स्टोर लेजर देख के बता सकते हैं कि हमारे पास कितना माल अंदर है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हर आवक का और हर जावक का लेखा करो, तब जाके आप ये बता पाओगे। तो यही था, इसने बोला कि निरंतर स्कंद प्रणाली आपकी तभी सफल होगी जब आप हर लेन देन के पश्चात आने वाली सामग्री, जाने वाली सामग्री का पूरा रिकॉर्ड रखोगे, तो बिना काउंट किए आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स से ये क्वेश्चन है और ये पहला बेसिक चैप्टर से ही है। तो हमें पता है कि हमारे देश में अगर कोई खेती करता है
तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लेती। हालांकि एक इनडायरेक्ट तरीके से, एक चोर रास्ते से गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स ले लेती है, पर मोटे तौर पे बात यह है कि एग्रीकल्चर से जो कमाई होती है किसान को, उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये एग्जेम्पशन का सेक्शन है 10(1). ठीक है, 10(1) सेक्शन में इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे किसको? इसको सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है कि अगर आप खेती करके पैसा कमाते हैं, खेती से जुड़ी हुई क्रियाएं करते हैं, या खेत से लगा हुआ मकान किराए पे देते हैं, या खेती के उद्देश्यों से अपनी ज़मीन किराए पे देते हैं, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और फिर वो एग्रीकल्चर इनकम धारा 10(1) के तहत एग्जेम्प्ट होगी। तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ टू बी मेड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि आपका जो दुकान है उसके पास वर्ष के अंत में जो माल बच गया उसका वैल्यूएशन आप कैसे करोगे। सपोज करो मेरी कूलर की दुकान है और जब वर्ष समाप्त हुआ तो मेरे पास 200 कूलर बच गए। तो ये 200 कूलर कितने के हैं? तो बहुत सिंपल है, आप देखो इसकी कॉस्ट क्या है। सपोज करो एक कूलर आपने 3,000 का मंगाया है और ये भी कि इसको हम 3500 में बेचेंगे, तो आपको कॉस्ट वैल्यू या जो उसका बाज़ार मूल्य है, देखो एक वर्ड होता है एनआरवी। अगर आपको एनआरवी वर्ड मिले ना तो आपको ये प्रेफर करना है। अगर एनआरवी यानी नेट रिलाइजेबल वैल्यू वर्ड ना मिले तो आपको मार्केट प्राइस पकड़ना है। तो कॉस्ट वैल्यू या मार्केट प्राइस में से जो छोटा वैल्यू है उसे पकड़ना है, तो आप इसको इग्नोर करो। और ये जो 200 कूलर है इसका मूल्यांकन आप 3,000 रुपये के भाव से करोगे। ठीक है, तो इसका मूल्य 6 लाख रुपए हो गया। तो बैलेंस शीट के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देता है या जो ट्रेडिंग के अंदर सीआर साइड में दिखाई देता है, उससे पहले आपको सोचना पड़ता है कि हम स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करें। तो कॉस्ट वैल्यू या मार्केट प्राइस में से लोअर वैल्यू पे आपको उसका वैल्यूएशन करना चाहिए। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इज ट्रांसफर टू। अगेन पहले अपन इसको समझें। देखो एक लेबर आता है, सपोज करो मैं कहानी से बताता हूँ आपको। एक लेबर रोज 8 घंटे आता है और महीने में 30 घंटे, महीने में 30 दिन होते हैं, तो वो 240 घंटे काम करता है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा लंबा बताऊंगा लेकिन समझ में अच्छा आ जाएगा। और हम इसको 24,000 रुपये देते हैं। ऐसे ही हमने एक बार के लिए एनालिसिस किया कि ये 240 घंटे सही में काम करता है क्या। तो हमने पाया कि यार 210 घंटे तो इसने ये वाकई में काम करता है, तरीके से बिल्कुल काम करता है। और 30 घंटे ये काम नहीं करता। मैं अब कहानी बताता हूँ कि 30 घंटे कहाँ वेस्ट होते हैं। कि वो फैक्ट्री में आता है, अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करता है, या एक थंब मशीन होती है उस पर थंब अंगूठा लगाता है, उसमें समय ख़राब होता है। दिन में 4 बार वो बाथरूम करने जाता है, उसमें समय ख़राब होता है। दिन में 2 बार चाय आती है, चाय पीने में समय लगाता है। एक बार लंच के ब्रेक के लिए जाता है, वहाँ समय ख़राब होता है। काम पे चढ़ने से पहले अपनी ड्रेस चेंज करता है, वहाँ पे समय लगता है। अब मान लेते हैं कि 30 घंटे उसमें ख़राब होते हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये टाइम को आप नहीं बचा सकते। तो ये कहलाएगा नॉर्मल आइडल टाइम। ये नॉर्मल आइडल टाइम कहाँ कहेगा। अगर इसके लिए हमें बाय द वे पैसे देने भी पड़ते तो उसे फैक्ट्री ओवरहेड में, जैसे थोड़ी देर पहले मटेरियल का नॉर्मल लॉस हुआ था तो उसे भी अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा था, तो लेबर का भी जो नॉर्मल आइडल टाइम होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। लेकिन सपोज करो कि इन सब कामों में 20 घंटे ही जाते हैं, तो 10 घंटे मैंने देखा कि यार 10 घंटे उसने काम क्यों नहीं किया, तो पता चला एक बार लाइट चली गई थी, फैक्ट्री का ट्रांसफार्मर ही जल गया, लाइट चली गई, 10 घंटे सारे लेबर बैठ गए। तो उस समय जो समय ख़राब हुआ वो एबनॉर्मल आइडल टाइम है। और ये जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है वो आपका कॉस्टिंग P&L में जाएगा। कहीं पे भी आपका एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा ना, वेदर एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल और वेदर एबनॉर्मल लॉस ऑफ लेबर, तो वो आपका कॉस्टिंग P&L में जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ए रहेगा। कि सर ये जनरल P&L कौन सा होता है? जो P&L हम आम बनाते हैं ना, वो जनरल P&L ही होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, वेयर हाउस कॉस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ। तो सर वेयर हाउस क्या होता है? आप ये समझ लीजिए गोडाउन। गोडाउन और वेयर हाउस में जनरली ये फ़र्क होता है कि वेयर हाउस थोड़ा सिस्टमेटिक होता है। होता क्या है कि माल बन गया, उसके बाद हम उसे वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। ये वेयर हाउस हमारा खुद का भी हो सकता है या गवर्नमेंट वेयर हाउस भी हो सकता है, अगर हमारे पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है तो वो जो पैसा है, देखो आप ये बात समझिए कि आपने मान लीजिए कि 40,000 रुपया वेयर हाउस का किराया दिया, तो क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड है? बिल्कुल नहीं। क्या ये ऑफिस ओवरहेड है? बिल्कुल नहीं। क्या इसका संबंध सेलिंग से है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका संबंध ग्राहक को माल पहुंचाने से रिलेटेड है। तो ऐसा खर्चा जो माल को कस्टमर तक पहुंचाने से रिलेटेड होता है उसे अपन जैसे अपना होता है ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो उसे अपन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं। तो ये डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। ये एक्ट कब से लागू हुआ? तो बहुत पुराना एक्ट है, 1872 सितंबर 1 सितंबर 1872 को ये आपका लागू हुआ। कि सर ये एडी क्या है? आफ्टर डेथ। किसकी डेथ? ईसा मसीह, है ना। बीसी मतलब वो वाला बीसी नहीं जो तुम समझ गए छोरे, वो वाला बीसी नहीं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद 1872। जैसे अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 2025, एडी चल रहा है ये, है ना। ओके, आपको हर एक्ट में जो आपके कोर्स में हो, सिलेबस में हो, दो चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो उसे कब अधिसूचित किया गया, नोटिफाई कब किया गया, और एक वो कब से लागू हुआ। ठीक है, तो जैसे ये अधिसूचित किया गया था 25 अप्रैल 1872 को, लेकिन ये लागू हुआ है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। पहले ये लिखा था यहाँ पे, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब ये 3 डॉट डॉट है, तो कहीं नीचे इस पन्ने पे लिखा होगा डॉट 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 करके डिलीटेड। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी कानून जल्दी से लागू नहीं हो जाता था जब तक उनकी विधानसभा वहाँ पारित नहीं कर देती थी। लेकिन अब वो अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, तो अब तो जो भारत के कानून हैं वो सारे उनके ऊपर लागू हैं। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का 9वां अधिनियम, जो कि 25 अप्रैल 1872 को अधिसूचित किया गया और 1 सितंबर 1872 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ, वो है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, एनुअल वैल्यू इज डिटरमिन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो एनुअल वैल्यू कौन सा टॉपिक है? हाउस प्रॉपर्टी। जब आप अपनी कोई बिल्डिंग किराए पे देते हो, घर नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में जनरली घर का सेंस आता है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपनी कोई भी बिल्डिंग किराए पे देते हो तो उससे किराए की इनकम कैसे निकलेगी, उसके लिए आपको एनुअल वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ती है, और वो सेक्शन 23 में की जाती है। तो सेक्शन 23 है ना, उसमें बताया जाता है कि मतलब उसमें क्या होता है, मकानों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं वो मकान जिनको किराए पे उठाया गया हो, उसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टीज़, और एक वो मकान जिनको असेसी खुद के रहने के लिए इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़। तो दोनों ही दशाओं में एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन होती है। धारा 23 में उन नियमों को बताया गया है कि कैसे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद, अच्छा इसका आंसर डी है, छपा नहीं है, मैं छाप देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर डी है, मैं लिख दूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बैलेंस शीट डिस्क्लोजेज, ये तो बड़ा लड्डू क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट क्या बताती है। तो बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। एक हिंदी में वर्ड बोलते हैं बैलेंस शीट को, हिंदी में बोलते हैं चिट्ठा। तो जैसे कोई किसी को धमकी बोलता है ना, तू मेरे को ज़्यादा मत बोल, मैं तेरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। तो चिट्ठा तो वो जो दुनिया जानती है, पर कच्चा चिट्ठा मतलब मैं तेरा अंदर तक का जानता हूँ कि तू क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए वो वर्ड वहाँ से आया, कच्चा चिट्ठा। तो बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि उनके असेट्स क्या हैं। मतलब मेन क्या होता है, यही तो होता है कि एक कंपनी के पास असेट्स क्या हैं, एक कंपनी के लायबिलिटीज़ क्या हैं, और उस कंपनी के ओनर्स की कैपिटल कितनी है। बस
इतना ही है। असेट्स एक तरफ लिखे जाते हैं, ये पुराने ज़माने की बैलेंस शीट है। आज भी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म तो ऐसे ही बनाती हैं, जब तक नया नया फॉर्मेट आने की तैयारी हो रही है वैसे, पर अभी भी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म तो इसी तरह से बनाती हैं। कंपनी आजकल अपना बैलेंस शीट वर्टिकल स्टाइल में बनाती हैं, वो अब आपके सिलेबस में है। पर कुल मिला के आप देखते समझ पा रहे हो कि इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति या कहें वित्तीय स्थिति का पता लगता है। ठीक है, चलो इसका आंसर, ये सी गलत प्रिंट हो गया है ना, मेरा ध्यान गया कि इसमें सी लिखने में आ गया है। इसका आंसर बी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल डिक्रीज द कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अपन एक एक को समझते हैं कि अगर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक होगा, अगर आपका स्टॉक बढ़ेगा तो आपका कैश डेफिनेटली नीचे जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कम होंगे तो आपका कैश ऊपर जाएगा। और अगर आपके क्रेडिटर ऊपर जाएंगे तो आपका कैश ऊपर जाएगा। कि सर ऐसे कैसे? क्रेडिटर्स ऊपर जाएंगे का मतलब है कि हम उनसे उधार लेंगे। होता इसमें नियम बता देता हूँ। नियम ये है, आप केवल एक नियम याद रख लो कि करंट एसेट में कैश को छोड़ के बाकी करंट एसेट्स अगर ऊपर गए तो आपका कैश नीचे जाएगा। बस अब इस नियम के सहारे सहारे आप चारों नियम बना लो। और अगर आपका करंट लायबिलिटी ऊपर गया तो आपका कैश भी ऊपर जाएगा। ठीक है। और अगर आपका करंट एसेट्स नीचे गया तो आपका कैश ऊपर जाएगा। और आपका करंट लायबिलिटी अगर नीचे गया तो आपका कैश भी नीचे जाएगा। ठीक है। तो इसमें स्टॉक के मूल्य में वृद्धि का मतलब यह है कि हमने स्टॉक खरीदा होगा, उसके चक्कर में हमारा पैसा गया होगा, इस चक्कर में हमारा कैश डिक्रीज होगा। यूँ समझो कि क्रेडिटर का अमाउंट बढ़ गया, मतलब हमने क्रेडिटर से रुपया ले लिया, तो हमारा इस मामले में कैश ऊपर जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेल करने से भी कैश हमारा ऊपर जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये पैसा आएगा जाएगा को समझाया गया है, कैश फ्लो पूरा है ये। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ। उत्तरदायित्व लेखांकन में क्या होता है? उत्तरदायित्व तय कर दिया जाता है और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Input in a process is 2000 unit and a normal loss is 10%. If finished output in the process is 1900 unit, there is और देखो, आपने एक प्रोसेस के अंदर 2000 यूनिट को लगाया, ये मैंने कैलकुलेशन लिख रखा है। 2000 यूनिट को आपने लगाया, आपको पता है कि माल थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। 10% नुकसान आप मान के चल रहे थे और 1800 यूनिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर 1900 यूनिट बन गए। आप 1800 यूनिट उम्मीद कर रहे थे, 1900 यूनिट बन गए, तो 100 यूनिट का आपको फायदा हुआ है। इसको अपन एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव कहेंगे। आपको 100 इकाइयों की असामान्य बचत हुई है। ठीक है, चलिए, और ये इस तरह से रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल होता है। हम इनकम को और खर्चों को मैच करते हैं। जिस साल की इनकम दिखाते हैं उसी साल के खर्चे भी दिखाते हैं। यानी अगर जस्ट जल्दी बोल दूं, 2025 की इनकम के सामने हम 2025 के खर्चों को भी लिखते हैं, यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी होता है कि हर ट्रांजैक्शन के हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर वर्ड होता है, ऑडिट में होता है। ऑडिटर ये वेरीफाई करता है कि हमारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं, पर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये उसकी ओपिनियन होती है कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं या नहीं, पर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका आंसर सी रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि जनरली जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी होगी उसको लगता होगा यार अकाउंट्स हमारे ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, ये तो कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं।
ट्रू एंड फेयर उसमें नहीं है। तो स्टूडेंट 51st क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ओनर्स फंड, इनमें से क्या ओनर्स फंड में शामिल नहीं है। देखिए, ओनर व्यापार में पैसा लगाते हैं, वो लोग इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा लगा सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा लगा सकते हैं, और एक होता है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब कंपनी पैसा कमाती है और वो कंपनी पैसा अपने पास रख लेती है और बिजनेस में ही लगा देती है, उसे बोलते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। वो पैसा भी शेयर होल्डर्स का यानी ओनर्स का ही होता है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों शेयर होल्डर फंड, ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड कहलाते हैं। ठीक है, तीनों नाम है इसके। लेकिन जो आप पैसा पब्लिक से बोरो करते हैं, जो आप पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा पब्लिक से लेते हैं, वो आपके लिए डेट होता है, वो आपके लिए डेट होता है। और ये जो डेट होता है वो ओनर्स फंड में नहीं आता। तो इसका आंसर डी रहेगा। ठीक है जी, चलिए सर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। पहले एक एमसीक्यू आया था जिसमें अपन ने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहाँ आप देखते हैं सुनते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जिम्मेदारी तय की जाती है कि मैनेजर्स कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ में कितना दम है। तो अब आप पहले एक बात सुनिएगा, जैसे हमने कॉस्ट सेंटर बना दिया। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होगा, कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होगा कि जैसे हमने इस मैनेजर को ये दे दिया टास्क, इस मैनेजर को टास्क दे दिया कि 8 रुपये पर यूनिट, वस्तु की लागत 8 रुपये यूनिट से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर आई तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये हमने क्या किया, इस पर्सन को कॉस्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अच्छा, इस मैडम को हमने क्या कहा, इस मैडम को हमने कह दिया टारगेट 5 लाख रुपए पर मंथ, कि आपको हर महीने 5 लाख रुपए की मिनिमम सेल करनी ही करनी है। तो ये हो गई रेवेन्यू लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ अपन ने रेवेन्यू सेंटर स्टैब्लिश किया। अच्छा, ये जो अंकल हैं इनको हमने कह दिया 1 लाख रुपए पर मंथ, कि आपको ये कंपनी चलानी है या ऑफिस चलाना है और 1 लाख रुपए महीना कमा के लाना ही लाना है। तो इनको प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो प्रॉफिट सेंटर भी होते हैं। और ये जो मैडम काफ़ी अच्छी सी स्मार्ट दिख रही हैं, इनको तो हमने आरओआई लाने के लिए कह दिया, मतलब ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे, इनको हमने कह दिया कि देखो, एक या चलो 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हम लगा रहे हैं, कम से कम 18% का आरओआई जनरेट होना चाहिए। यदि अगर 50 लाख रुपए लगाया है तो हमारी इनसे एक्सपेक्टेशन है कि आप कम से कम 9 लाख रुपए कमाओ। और इसी तरह से आरओआई 18% दे दिया, तो जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी। तो ये कहलाएंगी इन्वेस्टमेंट सेंटर। मतलब इस केस में मैंने 4 अलग अलग लोगों को 4 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब इनका क्वेश्चन अब आपको बड़ा आसान समझ आएगा कि इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में सेंटर नहीं होता। इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, एक्सपेंडिचर सेंटर होता है, लेकिन सेल्स सेंटर वेल ये थोड़ा सा लफड़े वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसको अगर अपन रेवेन्यू सेंटर से कनेक्ट करें तो फिर ये भी हो जाता है। थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसका आंसर डी दे रहा हूँ, पर एक बार आप थोड़ा देख लेना ना, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक है, चलिए। व्हेन वाज बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। बैंकों को कंट्रोल करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होता है। सन 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें थोड़ी सी अपन हिस्ट्री समझ लें। कहता है ये जो एक्ट था इसका ओरिजिनली नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट, यही 1949 का था, पर इसका ओरिजिनली नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट। बाद में इसको रीनेम किया गया और रीनेम करके इसका नाम किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और इसके लागू होने की तिथि है 16 मार्च 1949। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, इफ 365 इज डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री टर्नओवर इट बिकम्स अ मेजर ऑफ।
ओके आराम से। और मैं एक आपको बात बताऊं, ये अधिकतर बच्चे क्या होते हैं ऑप्शंस देख के करते हैं, लेकिन अगर आपको वन लाइनर सॉल्व करने आते हैं, जैसे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही उसका आपको आंसर निकालना आता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, फिर आपको ऑप्शन लगाने में फटाफट रहेगा। तो खैर आप यूँ समझिए कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला हमें आता है, सपोज कीजिए ये 10 टाइम्स आया, हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाया, 10 टाइम्स रिजल्ट आया। अब मैं इस रिजल्ट के बाद एक काम और करता हूँ, 365 डेज लिखा और इसके नीचे ये जो 365 डेज लिख के इसके नीचे ये जो 10 आया था ये वाला, ये नीचे रख दिया जो 10 टाइम्स आया। इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया 36.5 दिन। नाउ द क्वेश्चन इज, चूंकि ये डेज हैं तो ये जो निकल के आया वो 36.5 डेज आया। अब ये क्या बताता है, ये बताता है अगर आप फिनिश गुड्स की बात कर रहे हो, अगर आप फिनिश गुड्स की बात कर रहे हो तो लगभग हमारे पास 36.5 दिन के बराबर का स्टॉक रहता है। क्या मतलब, हमारे पास इतनी इन्वेंट्री रहती है कि हम 36 दिन तक बगैर ऑर्डर किए भी कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं, कस्टमर को सप्लाई दे सकते हैं। और अगर ये रॉ मटेरियल की बात चल रही है तो इसका मतलब है हमारे पास इतना माल पड़ा है कि 36 दिन तक बिना फ्रेश माल मंगाए भी हम प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपकी मटेरियल की, जितना मटेरियल या कहें जितना फिनिश गुड्स जितने दिन आपके पास रहता है उसको बताता है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर स्टॉक टर्नओवर रेशो को 365 से भाग कर दें तो ये आपका बताएगा स्कंद की औसत आयु। इट विल टेल यू द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ये इसी तरह की चीज़ है, मैं इसको कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। एक होता है डेटा टर्नओवर रेशो। अगर डेटा टर्नओवर रेशो सपोज करो 5 है, ये एक रिजल्ट आ गया, इसका फॉर्मूला होता है ये रिजल्ट आ गया, फिर अपन ने क्या किया 365 में 5 का भाग लगाया, इस वाले 5 का, तो ये निकल के आया 73 दिन। अब ये 73 दिन क्या बताता है कि हम हमारे कस्टमर को 73 दिन की उधार देते हैं। इसे बहुत तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब हमारे जो इसका वैसे रियल मतलब होता है कि हमारे डेटर 73 डेज की सेल्स के बराबर हैं। ठीक है, इसे दूसरे शब्दों में अपन ये कह देते हैं कि हम हमारे कस्टमर्स को लगभग 73 डेज का क्रेडिट देते हैं। ठीक है, तो आपको होप समझ में आया होगा। चलिए, इसका आंसर सी था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ बजटरी कंट्रोल। देखिए, बजटरी कंट्रोल बेसिकली क्या है, हम बजट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम पहले ही चीज़ों का बजट सेट कर देते हैं। जैसे अगर सपोज करो कि मैंने मेरी फैमिली का मान लीजिए बजट सेट कर रखा है 18,000 रुपया, तो इसका मतलब है भाई तेरे को घर चलाना है तो तेरे को 18,000 के अंदर ही चलाना है। तो बजट इज़ अ प्लानिंग टूल एज वेल एज कंट्रोल टूल। ठीक है, तो बजट के थ्रू आपको किस चीज़ में मदद मिलेगी, बजट के थ्रू आपको एक तो कोऑर्डिनेशन करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगर आपके बजट बने हुए, फॉर एग्जांपल अगर आप बजट वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसके अंदर सेल बजट होगा, प्रोडक्शन बजट होगा, परचेज बजट होगा, इन सब में आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। सेल्स बजट से ये तय होगा कि आपको कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना होगा, और प्रोडक्शन से ये तय होगा कि आपको कितना रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। तो आपको सारे विभागों में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। अच्छा, इससे आपको मार्केट सेगमेंटेशन में मदद मिलती हो ऐसा कुछ खास नहीं है। मार्केट सेगमेंटेशन में मदद नहीं मिलती। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हर कस्टमर के हिसाब से माल बेचना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोलगेट कंपनी है तो वो हर तरह का प्रोडक्ट बेचती है। बच्चों के लिए वो अलग तरह का टूथपेस्ट निकालेगी कलरफुल सा, एक इकोनॉमी पैक निकालेगी, मान लीजिए दांतों में झंझनाहट के लिए अलग सा निकालेगी। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें उसमें क्या होता है, हम एक जैसा प्रोडक्ट नहीं बनाते, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। आप मुझे ही देख लो, हमने जैसे कोर्स बना रखे हैं तो हमने मतलब 200 रुपये वाले कोर्सेज भी बना रखे हैं और 2,500 वाले भी बना रखे हैं आगे। ठीक है, और सस्ते और महंगे हर तरह कोर्स, मतलब क्योंकि कस्टमर है ना, किसी को क्या होता है पूरा फुल कोर्स चाहिए होता है, फुल वीडियो कोर्स चाहिए होता है, तो वो थोड़ा महंगा आता है। और किसी को मान लीजिए MCQ क्वेश्चन चाहिए कि भाई सर मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, मेरी तैयारी हो रखी है, तो भाई 200-250 रुपये कोर्स है वो ले ले, इससे सस्ता क्या ही लेगा। तो कहने का मतलब है, लेकिन इसका बजटिंग का मार्केट सेगमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें प्लानिंग इंप्रूव होती है, डेफिनेटली आप एक बार बजट बनाएंगे, उसमें कुछ वेरिएशंस आएंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए आपका बजट और इम्प्रूव, आप और प्लानिंग इम्प्रूव मैनर में करोगे। तो ठीक है जी, इसका आंसर ये हो जाएगा बी, क्योंकि इसने बोला कौन सा बजटरी कंट्रोल का बेनिफिट नहीं है,
तो बी वाला बेनिफिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, वेल इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, बदले में कंपनी उनको शेयर देती है एज अ प्रूफ, तो दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के स्वामी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे है द सेटलमेंट साइकिल इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। वेल अगर आपने स्टॉक मार्केट में कोई सौदा किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई सौदा किया, तो मान लो आपने खरीदा, तो क्या होगा, खरीदने पे जो शेयर, शेयर की जगह वर्ड होना चाहिए सिक्योरिटी, क्योंकि कुछ भी खरीद सकते हैं शेयर डिवेंचर, तो जो भी सिक्योरिटीज़ आपने खरीदी वो एक दिन के अंदर, एक दिन में, जैसे अगर आपने सोमवार को सौदा किया तो मंगलवार तक वो सिक्योरिटीज़ आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगी और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अभी ये एक दिन में होता है, इसलिए इसे T+1 कहते हैं। पहले ज़माने में हिस्ट्री देखें तो पहले ऐसा भी था कि पहले T+5 चला करता था, T+3 चला करता था। 2021 में T+2 सेटलमेंट होने लग गया और 2023 से T+1, T का मतलब होता है ट्रांजैक्शन डेट और एक दिन उसको सेटल होने में लगेगा, तो T+1 का सेटलमेंट साइकिल अभी चला करता है। ठीक है सर, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एज क्रेडिट रिक्वायर्स अ क्रेडिट टू। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ें, इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप तो वैसे ही सोचो कि क्या हुआ कि हमने ऑफिस के लिए इक्विपमेंट खरीदा, इट मे बी अ कंप्यूटर, टाइपराइटर, अलमेरा, ठीक है, कुछ भी हमने ऑफिस के लिए हो सकता है, फोटोस्टेट मशीन खरीदी, तो ऑफिस इक्विपमेंट आया, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, तो ऑफिस इक्विपमेंट को तो आप डेबिट करोगे। और टू, चूंकि आपने क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है, तो आप क्या करोगे, जो वेंडर है उसे आप क्रेडिट करोगे। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि आप इस क्वेश्चन में क्रेडिट किसको करेंगे, तो हम वेंडर को क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, क्या कैश को क्रेडिट करेंगे, नहीं, ऑफिस एक्सपेंस को नहीं, इक्विपमेंट एक्सपेंस को नहीं, सर वेंडर का ऑप्शन ही नहीं है। तो वेंडर जो होता है वो अकाउंट पेबल ही है, क्योंकि जो पैसे हमें देने होते हैं, जो पैसे हमें देने होते हैं उसे अकाउंट पेबल कहते हैं। जैसे वैसे यूं कहा जाता है कि क्रेडिटर्स को जो पैसे हम देने वाले हैं और बीपी को जो पैसे देने वाले हैं, दे विल बी नोन एज अकाउंट पेबल। इसी में अब अपन जोड़ देते हैं कि जो पैसे हमें वेंडर्स को देने हैं वो पैसे भी इधर ही आएंगे, क्योंकि दे विल बी, इट्स अ लाइबिलिटी फॉर अस, लाइबिलिटी का सीआर नेचर होता है, तो अकाउंट पेबल इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो ए रहा। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर बाय डिविडेंड मेथड इट इज नेसेसरी टू नो। अच्छा, बात यह है कि अभी अपन ने इससे पहले कहा था कि जब हम शेयर वैल्यूएशन करते हैं तो शेयर वैल्यूएशन आप असेट्स के बेस पे भी कर सकते हैं और शेयर का वैल्यूएशन आप इनकम के बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उससे शेयर की यील्ड वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, शेयर की यील्ड वैल्यू निकल के आती है। ओके, उसमें फिर 3 मेथड होते हैं। उसमें एक मेथड होता है डिविडेंड वाला, उसमें ऊपर रखा जाता है डिविडेंड और नीचे रखा जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको यूं समझिए कि मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और हमारी कंपनी 20 रुपये डिविडेंड दे रही है। आप समझो, लोग 10% की उम्मीद कर रहे हैं और हम 20 रुपये दे रहे हैं उनको, तो इसका मतलब है उनकी नज़र में हमारे शेयर की वैल्यू 200 रुपये होगी। क्योंकि आप समझो ना, किसी इंसान के पास 200 रुपये की चीज़ होगी, वो उससे 10% उम्मीद कर रहा है, यानी 20 रुपये, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय NRR करने पर आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आएगा। तो इसका क्वेश्चन ये था कि अगर आप डिविडेंड मेथड लगा रहे हो तो क्या आपको नेट एसेट्स की ज़रूरत होगी? नहीं, क्योंकि हम इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकाल नहीं रहे। हमें शेयर के फेस वैल्यू की ज़रूरत होगी, शेयर के फेस वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी नहीं, इसमें हमें नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सब पूरी बात समझ नहीं आई। एक्चुअली यूँ समझो कि मान लो, इसे दूसरे भी तरीके से कह सकते हैं, इसे एक तरीके से समझाया ये भी ठीक था, एक और तरीके से बताता हूँ। जैसे सपोज करो हमारी कंपनी 15% डिविडेंड दे रही है, ये DRR मेथड होता है। हमारी कंपनी 15% डिविडेंड दे रही है, जबकि जो नॉर्मल इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर है वो 10% दे रहे हैं, है ना।
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं पेड अप वैल्यू। सपोज करो हमारे शेयर की पेड अप वैल्यू 100 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 150 रुपये। कि सर समझ ही नहीं आ रहा, सर क्या बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर 10% दे रहे हैं जबकि हम 15% दे रहे हैं, यानी तो इसका मतलब है हम लोगों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे शेयर की जो वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर है उसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 150 आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो डिविडेंड रेट चाहिए, एक नॉर्मल रेट चाहिए। तो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड ये, इसलिए इसका आंसर बैठेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी साझेदार हैं जो लाभों को कहें 2:1 में विभाजन करते हैं। वो सी को लाभों में 1/4 हिस्से के लिए एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। त्याग का अनुपात क्या होगा। देखो, अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि या तो आप एक लाइन याद कर लो और या फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं लाइन के थ्रू बताता हूँ। देखो लाइन क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में ए और बी है ऑलरेडी और उनका रेशियो है 2:1। सी इनकी दुनिया में आया, इसे 1/4 मिला। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है कि सी ने अपना हिस्सा ए से लिया या सी ने अपना हिस्सा बी से लिया, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि सी को अपना हिस्सा ए व बी से मिला। इसमें फिर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सी को अपना हिस्सा ए व बी से मिला और ए व बी ने 2:1 में ही सेक्रीफाइस किया होगा। ए व बी ने 2:1 में ही सेक्रीफाइस किया होगा। तो बस फिर आपका सेक्रीफाइस का आंसर 2:1 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, लंबा वाला तरीका। उसमें क्या होगा, आपको सी का रेशियो दे रखा है, आप 1 में से 1/4 लेस करो, 3/4 आएगा। ये जो बचावा है, ये बचावा आप ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करो। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका न्यू रेशियो आएगा। तो ओल्ड रेशो जो क्वेश्चन में गिवन है और न्यू रेशो जो आया है उसको उसमें से माइनस करोगे तो आपका सेक्रीफाइस का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये लंबा कैलकुलेशन में यहाँ दिया हुआ है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा ही ये काम ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ट्रांसफर्ड टू द लेजर। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल, पर फिर भी ये कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं। तो अपन एक बार समझते हैं। सपोज करो मैंने एक कैश बुक बनाई है, ठीक है। कैश बुक में मान लेते हैं एक कैश का कॉलम है, एक बैंक का कॉलम है, ठीक है। और इधर भी एक कैश का कॉलम है और इधर एक बैंक का कॉलम है, ओके। और यहां पे लिखा हुआ है, सपोज कीजिए बाय रवि, और यहां लिखा है 80,000। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये सीआर साइड में यानी हमने पेमेंट किया है रवि को, तो 80,000 रुपये रवि को पेमेंट किया। तो आपको ये समझना होगा कि जनरल एंट्री क्या हुई होगी। इसकी जनरल एंट्री अगर हम बनाते तो कुछ ऐसी बनती, रवि टू कैश। और अगर हम इसको पोस्ट करें, इसको हम पोस्ट करें रवि के अकाउंट में, तो रवि को डीआर में जाके लिखेंगे टू कैश। अब मैं क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं। क्वेश्चन ने ये कहा था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसे हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब हमने उसके लिए पेमेंट किया है, चाहे कैश से किया है, और अगर यहाँ पे अमाउंट लिखा होता है तो मतलब हमने बैंक से पेमेंट किया है, पर पेमेंट किया है। और अगर हमने पेमेंट किया है तो कैश या बैंक तो सीआर होगा, और वो जो रिलेटेड अकाउंट है या जो कहें कंसर्न अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो बाद में जब लेजर पोस्टिंग होगी, लेजर पोस्टिंग होगी तो उस खाते के डीआर साइड पे पोस्ट होगा, जैसे कि अभी रवि के मामले में हमने बताया डीआर साइड में पोस्ट होगा। ठीक है, चलिए एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कि कई बार जैसे हमें सोचते हैं कि सर ये तो उत्तराखंड वालों के लिए पेपर है। देखिए, कॉमर्स लगभग कमोबेश सब जगह एक जैसा ही है। मैंने बहुत सारे सिलेबस देखे हैं अलग अलग स्टेट्स के, 70 to 80% सिलेबस तो सेम ही होता है, ठीक है। 20-30% स्टेट टू स्टेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग होता है। एक और बात, अगर आप कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो फिर भी आपको थोड़ा सा देखना होता है कि मैं ये टॉपिक पढ़ूं या ना पढ़ूं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होते हो तो उधर एक होता है ABST जिसमें अकाउंट्स वाली दुनिया के टॉपिक्स होते हैं, एक होता है आपका EAFM और एक होता है आपका BADM। तो अगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो फिर भी आपको अपने सिलेबस
के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए डेफिनेटली। लेकिन अगर आप स्कूल लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं या इवन अगर आप नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ तक उसे कॉमर्स ही कहा जाता है। तो जो भी वीडियोस आएँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है तो फिर जो भी वीडियोस आएँ, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती आप उन वीडियोस को सुने, आपको डेफिनेट फ़ायदा करेंगे। 70-80% तो डायरेक्ट फ़ायदा करेंगे और 20% क्या होता है, कई सब्जेक्ट्स में इंटर रिलेशन होता है, तो ए का कॉन्सेप्ट आपको बी में काम आ जाएगा, तो इसलिए फिर देखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड। तो पहली बात तो नॉमिनल अकाउंट कौन से, तो नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंस और इनकम बताते हैं। तो सपोज मैंने एक अकाउंट लिखा कमीशन अकाउंट, ठीक है, चलिए कमीशन अकाउंट। अब आप इसको समझना, कमीशन हम लोग देते भी हैं लेते भी हैं, बिजनेस के अंदर सौदे करवाते हैं, कमीशन मिलती भी है देते भी हैं। आप चाहो तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट अलग बना सकते हो, कमीशन पेड अलग अकाउंट अलग बना सकते हो। पर मान लो अगर आपने एक ही अकाउंट बनाया है और इस अकाउंट में इधर 50,000 है और इस अकाउंट में इधर 30,000 रुपये हैं, तो पहले तो आप ये समझो कि ये 20,000 रुपये क्या कहलाएगा, ये 20,000 रुपये CR बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि CR का टोटल ज़्यादा है ना। तो ऑल दो इट इज़ रिटर्न ऑन DR साइड, पर ये CR बैलेंस कहलाएगा और बाद में इसे P&L में ले जाया जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाता है तो वो आपके लिए इनकम होती है, तो इनकम और गेन्स को दिखाता है। क्वेश्चन ने यही कहा था कि अगर कोई नॉमिनल अकाउंट CR बैलेंस बताता है तो वो क्या होता है, तो वो व्यापार के लिए आय या प्राप्ति को दिखाता है। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, इसी की जगह कमीशन की जगह मान लीजिए कोई राहुल अकाउंट है, यानी किसी पर्सनल अकाउंट की बात करता, अगर कोई पर्सनल अकाउंट होता और मान लीजिए इधर 50,000 होता, इधर 30,000 होता और इधर 20,000 का नतीजा होता, तो हम यहाँ पे टू बैलेंस CD लिखते, ये CR शेष कहलाता और ये लायबिलिटी साइड को जाता। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट दिखा रहा है, इट मैटर्स। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर C रहा। ठीक है, नेक्स्ट, कैश सेल ऑफ 3,000 वाज पोस्टेड एज 2,000, द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने 3,000 का माल बेचा, पहले तो आप इस पर गौर कीजिए कि आपने 3,000 का माल बेचा, तो कैश आया और माल बेचा तो सेल्स है ना, कैश टू सेल। यानी अगर अपन जनरल एंट्री कर रहे हैं तो ये होगी, और ये ट्रांजैक्शन अगर हमारे पास सब्सिडरी बुक है तो कहाँ जाएगा, कैश बुक में। आपको ये भी समझना होता है कि प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग में हुई है या पोस्टिंग में हुई है। बात ऐसी है कि इन्होंने लिखा है पोस्टेड एज 2,000, इसका सेंस ये निकाला जाता है, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो अपन डॉक्टर को बोलते हैं सर दुख रहा है, तो फिर डॉक्टर सर दुख रहा है उसी पे मेहनत करता है, यानी क्वेश्चन जो बोलता है अपने को उसी पे मेहनत करनी है। क्वेश्चन ने बोला है कि पोस्टिंग में प्रॉब्लम हुई है, इसका मतलब, इसका इम्प्लाइड मतलब ये है कि हमने कैश बुक में तो इसे सही लिखा है, जब सेल हुई तो हमने उसे कैश बुक में तो सही लिखा है, लेकिन जब अपन सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे, जब हम सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे इस एंट्री को, तो हमने कुछ इस तरह से लिख दिया होगा, हमने कुछ इस तरह से लिख दिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वन साइडेड एरर है, इसमें कैश अकाउंट ओके है लेकिन सेल्स अकाउंट अच्छे से क्रेडिट नहीं हुआ, तो हमें सेल्स को अच्छे से क्रेडिट करना है, और सेल्स को अच्छे से क्रेडिट करना है, और ऊपर हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। तो एंट्री आपकी बनेगी सस्पेंस टू सेल, आपको 1,000 रुपए की एंट्री इस तरह से करनी पड़ेगी। इसका आंसर बी रहेगा, उच्चंत खाता डेबिट, विक्रय खाता क्रेडिट, इस तरह से आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। इसके बाद है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वर 6,000, 13,000, 8,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन इस पेपर में नहीं था। आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 6,000, 13,000 और 8,000। आप इनको जोड़ेंगे, 13, 6, 19 और 8, 27,000। ये 27,000 क्या हुआ, ये हुआ टोटल ऑफ 3 ईयर्स। इसमें आप 3 का भाग लगाएंगे, 9,000 रुपये आया। ये क्या आया, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। और क्या कहा है क्वेश्चन ने, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, तो सिंपली 18,000 रुपये इसका आंसर होगा। इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी इज इररेलेवेंट एंड इट डज नॉट इफेक्ट द शेयर होल्डर्स वेल्थ हुज थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन। देखिए, एक थ्योरी आई थी, उसका नाम था एम थ्योरी। कि सर ये कौन सा टॉपिक है? ये आपका डिविडेंड पॉलिसी वाला टॉपिक है। डिविडेंड देने के लिए एक वॉल्टर मॉडल होता है, एक गॉर्डन मॉडल होता है और एक थ्योरी होती है। वो ये कहती है कि डिविडेंड आप चाहे शेयर होल्डर को दो चाहे मत दो, चाहे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या चाहे प्रॉफिट को कंपनी अपने पास रखे, शेयर के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थ्योरी मोदी, गिलियानी और मिलर की थ्योरी है, थ्योरी है। ठीक है, बाकी डिटेल आप इसके अंदर पढ़ लेना। चलिए, इसको इररेलेवेंस मॉडल या हिंदी में अप्रासंगिक विधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज ऑन अ स्पेसिफिक डेट इज कॉल्ड। बहुत ही बेसिक बुनियादी क्वेश्चन कि अगर एक किसी निश्चित दिन पे आप अपने असेट दिखाते हो कि आपके असेट्स कितने हैं, आपके असेट्स कितने हैं, आपके जो लायबिलिटीज़ हैं वो कितने हैं और ओनर ने कितना पैसा लगा रखा है। यानी इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस के अंदर जो पैसा है उसमें बाहर वालों का कितना है, बिजनेस के ओनर का कितना है। तो ये बात दिखाने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के नीचे एज एट लिखा होता है। जैसे अगर मान लो, अगर मैं ये लिखूँ एज एट 10 अगस्त 2025, तो ये इस दिन की बैलेंस शीट है। इसीलिए बैलेंस शीट को पॉइंट स्टेटमेंट कहते हैं। P&L वगैरह जो होते हैं, P&L और ट्रेडिंग, वो पीरियड स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो पॉइंट स्टेटमेंट होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी पोजीशन को बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो वर्किंग कैपिटल वो जिसकी मदद से हम बिजनेस को चलाते हैं। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का जो गैप होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। इसे आप यूँ भी याद रख सकते हैं, जब हम A माइनस L बात करते हैं तो कैपिटल आता है। अब यहाँ देखो, यहाँ C के आगे लगा दिया करंट एसेट्स, इसके आगे लगा दिया करंट लायबिलिटीज़, इसके आगे लगा दिया W। तो मतलब उसी फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। अगर अभी जो बच्चा होशियार होता है ना, वो समझो कि मैंने अभी अभी मैं आपको 6 फॉर्मूले बता दिए कि सर कहाँ पे कैपिटल का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले में 3 आइटमें हैं तो इनको घुमा फिरा के आप 3 फॉर्मूले बना सकते हो। ऐसे वर्किंग कैपिटल में घुमा फिरा के आप 3 फॉर्मूले बना सकते हो। तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जिस दिन ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो आपका थोड़ा सा मामला बढ़ जाएगा, आपको लगेगा हाँ यार चीज़ें आसान है। तो चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों का जो गैप होता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। जैसे सपोज करो कि हमने एक मशीन खरीदी और वो मशीन 5 लाख की खरीदी और हमने पहले साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, मान लेते हैं 10%। मैं अभी मेथड का नाम नहीं बोल रहा, 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया। अब जो मशीन की बुक के अंदर वैल्यू बची वो 4.5 लाख बची। ठीक है, अगले साल फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में आता है वो ये कि डेप्रिसिएशन 10% अब किस पे लगाएंगे। तो जनरली बच्चा कहता है कि चूंकि 4.5 लाख रुपए वैल्यू है तो 10% डेप्रिसिएशन इस पे लगाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप WDV मेथड की बात कर रहे हैं, आप WDV मेथड की बात कर रहे हैं। और अगर आप डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे लगाते हैं, यानी आप डेप्रिसिएशन 50,000 रुपये निकालते हैं, तो इसका मतलब है आप स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहे हैं। इससे यहाँ से 2 बातें निकल के आती है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाता है। तो इसने हमसे यही पूछा था कि सरल रेखा प्रणाली जो सीधी रेखा विधि होती है उसमें डेप्रिसिएशन की गणना किस मूल्य पे की जाती है। तो मौलिक लागत ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेशन की जाती है। और अगर बाय द वे पूछता कि WDV मेथड में किस पे होती है, तो WDV में अपलिखित मूल्य, हिंदी में बोलते हैं अपलिखित मूल्य। अपलिखित मूल्य का मतलब होता है हास घटाने के बाद जो मूल्य आपके सामने अपीयर होता है उसे WDV कहते हैं।
ठीक है, तो अभी के लिए आपका आंसर सी रहा। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन इस वीडियो में है, तो 100 के माध्यम से आपके 200-300 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होती है, बट ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आती है वैल्यू, ठीक है। बाकी तो अब शॉर्ट्स का ज़माना है, तो उसका तो खैर मैं कुछ कर नहीं सकता। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है, फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स द असेसी शुड परचेज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। देखिए, अपन ये बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स में एक टॉपिक होता है कैपिटल गेन, ठीक है। तो कैपिटल गेन में क्या होता है कि सपोज कीजिए मेरे पास एक मकान है और उस मकान को मैंने बेच दिया, और ये भी कि मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा गया। मैंने कम से कम 2 साल प्रॉपर्टी को रखा और उसके बाद उसे बेच दिया, और मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। इस पे होगा ये कि मेरे को टैक्स लगेगा। तो टैक्स से अगर मैं बचना चाहता हूँ तो एक तरीका ये है कि आप वापस से कोई प्रॉपर्टी खरीद लो। अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो आप वापस से एक और नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके ऊपर सेक्शन 54 अप्लाई हो जाएगा, और सेक्शन 54 जो अप्लाई होगा वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप अगर मकान बना रहे हो तो 3 साल के अंदर बना लो। अगर मकान बना रहे हो तो 3 साल बना दो, और अगर आप मकान खरीद रहे हो तो 2 साल बाद या 1 साल पहले, मतलब आपका ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पे, तो ट्रांजैक्शन होने के 1 साल पहले आप खरीद लीजिए, या ट्रांजैक्शन होने के 2 साल के बाद आप खरीद लीजिए। तो क्वेश्चन में अब आते हैं अपन, कहता है कि अगर इनकम टैक्स की धारा 54 के अंतर्गत अगर हमें कर में छूट चाहिए तो जो करदाता है उसे संपत्ति क्रय करनी चाहिए, तो 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द सेल। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, और बाकी ये सारे नियम कायदे पढ़ लीजिएगा, अभी इसका आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नोन एज, ठीक है। क्षैतिजाकार विश्लेषण किसको कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए करंट एसेट्स पहले आपके 5 लाख थे, ठीक है। करंट एसेट्स पहले 5 लाख के थे, बाद में 6.5 लाख हो गए, ठीक है। कितना चेंज आया, 1.5 लाख का चेंज आया। कितना परसेंट चेंज आया, आप 1.5 लाख अपॉन 5 लाख करेंगे तो 30% का चेंज आया। अब आपकी लाइन कैसे चल रही है, लेफ्ट टू राइट, यानी ये दिशा क्या है, हॉरिजॉन्टल। पर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस तो इसने दे ही दिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर, साल दर साल अपना विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये डायनेमिक एनालिसिस होता है। कभी आप कॉमन साइज स्टेटमेंट को देखोगे तो कॉमन साइज स्टेटमेंट इस तरह से खड़े फॉर्म में होता है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट स्टैटिक एनालिसिस होता है। और जब आप ईयर ऑन ईयर कैलकुलेशन करते जा रहे हो तो ये डायनेमिक एनालिसिस होता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे ये जो बना हुआ है ये कंपैरेटिव एनालिसिस बना हुआ है। इसमें आप पीरियड टू पीरियड एनालिसिस कर रहे हो या कहें ईयर ओवर ईयर एनालिसिस कर रहे हो, तो इसको हम गतिशील विश्लेषण कहते हैं। कौन सा टॉपिक है सर ये आपका फाइनेंशियल एनालिसिस वाला टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, तो सच एन इजी क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पे लगाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर डी रहेगा। ये जो वेस्टिंग एसेट्स होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पत्थर की खान होती है, उसमें से आप पत्थर निकालते जाओगे तो वो खाली हो जाएगी। जंगल में से लकड़ी निकालते रहोगे, जंगल खाली हो जाएगा। तेल के कुएं में से तेल निकालते रहोगे, कुआं खाली हो जाएगा। वो सब वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, पर इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड यूज होता है वो है डिप्लीशन। तो 3 वर्ड है, एक तो है डिप्लीशन दैट इज यूज्ड फॉर वेस्टिंग एसेट्स, एक वर्ड होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ये वर्ड यूज होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, जो एसेट्स दिखाई नहीं देती, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, उनके लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है। और जो आपकी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होती हैं उनके लिए डेप्रिसिएशन टर्म यूज होती है। तो इसका आंसर डी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, तो आपने व्यापार में कितनी कैपिटल लगा रखी है। कैपिटल मतलब जो पैसा आपने लंबे समय के लिए लगा रखा है। इसमें बात यह है कि इसे एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो ओनर्स ने जो पैसा लगा रखा है लंबे समय के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने बाहर से बोरो कर रखा है उसको मिला के हम
कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो हो गया शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट को जोड़ोगे तो ये हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो याद रखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल दोनों आती है। बोरोड कैपिटल से मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए बोरो की है, तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप ओनर्स कैपिटल ये वाली और बोरोड कैपिटल जो लॉन्ग टर्म के लिए बोरो की है ये वाली, इसके अंदर अगर आप करंट लायबिलिटी को भी जोड़ दोगे तो फिर उसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहेंगे। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट टर्म। इस क्वेश्चन में कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा है तो आपका आंसर ये होगा, आपका आंसर ए होगा। ठीक है, होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। एक और बात कि मैं अभी प्रायोरिटी पे यही कोशिश कर रहा हूँ कि जिस स्टेट में जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कराऊँ। और फिर भी आपको कोई और टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, या हमारा जो व्हाट्सएप है, मैंने पहले भी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दिया करो कि सर आप इस टॉपिक पे कुछ MCQ सॉल्व करा दो, या जो भी आप चाहते हो एक बार आप बता दो। तो जो टाइम अवेलेबिलिटी होती है ना, उस हिसाब से मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, इसके बाद है ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर इशूड इन चाइना, कनाडा, इंडिया, USA। तो अगर भारत की कोई कंपनी है या अमेरिका के अलावा किसी भी देश की कोई कंपनी है, अगर उसे अमेरिका में पैसे उठाने हैं, यानी अमेरिका के लोगों से या अमेरिका के इन्वेस्टर्स से पैसे लेने हैं, तो फिर जैसे इंडियन कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इंडियन कंपनी है इन्फोसिस, इसको पैसे लेने हैं तो ये शेयर इशू करेगी। ये शेयर किसको इशू किए जाएंगे? समझो USA में कोई अच्छा बैंक होगा, रेप्यूटेड इंटरनेशनल काइंड ऑफ बैंक, उसको इशू करेगी, और फिर ये USA के बैंक वहाँ के लोगों को ADRs इशू करेंगे। यानी इसे कहानी का मतलब ये हुआ कि इन्फोसिस कंपनी डायरेक्ट शेयर इशू नहीं कर सकती USA सिटीजन्स को, तो हम शेयर इशू करेंगे एक मीडिएटर को या डिपॉजिटरी को, जो कि एक फेमस बैंक होगा, और वो फेमस बैंक बाकी आगे जाके फिर ADR इशू करेगा। तो इस तरह से चीज़ें चलती है, तो ये USA में निर्गमित किए जाते हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? तो बुक कीपिंग का डबल एंट्री सिस्टम जो है इस चाचा ने दिया था। इस चाचा का नाम है लूका पैसियोली, फ्रा लूका, काफी पूरा ही नाम है, फ्रा लूका बॉर्टोलोमियो डी पैसियोली। तो अपन दोस्तों लूका पैसियोली कहते हैं। 1447 में जन्म है, 1517 में मृत्यु है, और 1494 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। यानी जब ये 47 साल के हो गए थे तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो इसका मतलब है आपके दिन कभी भी बदल सकते हैं। 47 ईयर के। समा द अर्थमेटिका, पूरा नाम तो लंबा था, उस पुस्तक का नाम लिखा, और इन्हें लेखांकन का जनक माना जाता है। इसमें इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के सारे रूलिंग्स को बताया था। ठीक है जी, चलिए, तो इसका आंसर लूकास पैसियोली रहा, बी आंसर रहा। ठीक है, नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो ये इस पेपर में दोबारा क्वेश्चन आ गया है कि री इशू के बाद अगर हमारे पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस बच जाता है तो हम उसे कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है जी, बी आंसर होगा। चलिए, ओके। 76th, द हाइएस्ट लेवल नीड इन द नीड हायरार्की ऑफ अब्राहम मास्लो। तो अब्राहम मास्लो जिन्होंने मोटिवेशन के लिए थ्योरी दी थी, हायरार्की थ्योरी दी थी, देखो उसका था सबसे पहले इंसान तब मोटिवेट होगा जब उसकी फिजियोलॉजिकल ज़रूरत होगी, उसकी भौतिक आवश्यकताएं होंगी, शारीरिक आवश्यकताएं होंगी। उसके बाद वो सेफ्टी नीड्स के लिए मोटिवेट होगा, उसके बाद वो अपनी सोशल नीड्स के लिए मोटिवेट होगा, उसके बाद एस्टीम नीड्स के लिए मोटिवेट होगा, और उसके बाद वो तभी काम करेगा जब उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरी होनी बाकी हों। तो सबसे उच्चतम स्तर की जो आवश्यकता का स्तर है वो है आत्मबोध की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आदमी मोटिवेट होके ही काम करता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ और भी कर सकते थे ना, लेकिन आप एक नौकरी के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए, यानी उस चीज़ से मोटिवेट होकर स्टडी कर रहे हो।
कोई मजदूर काम करता है इसलिए काम करता है ताकि उसे पैसे मिल सके, ताकि घर में रोटी कपड़ा, यानी वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए काम करता है। ठीक है, तो आत्मबोध की आवश्यकता सर्वोच्च आवश्यकता मानी गई है। नेक्स्ट, द डिस्काउंट अकाउंट इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स, कहता है कि आपकी ये जो 3 कॉलम कैश बुक होती है, कैश बुक के 2-3 क्वेश्चन दिए इन्होंने, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और कभी कभी एक तीसरा कॉलम भी होता है जिसको बोलते हैं डिस्काउंट कॉलम। ये कह रहा है कि डिस्काउंट कॉलम में जो आप डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हो वो कौन सा डिस्काउंट होता है, तो वो कैश डिस्काउंट होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हमें किसी से 8,000 रुपये मिलने थे, पर मान लीजिए कि उसने हमें समय पे पेमेंट कर दिया और हमें 7,800 रुपये ही मिले, तो हमारे पास कैश आया 7,800, 200 रुपये हमने समय पे पेमेंट करने की वजह से छोड़ दिए, तो 200 रुपये क्या लगेगा, डिस्काउंट। हालांकि कैश डिस्काउंट लिखा नहीं जाता, लिखा तो डिस्काउंट ही जाता है। और मान लीजिए उसका नाम अमर है व्यक्ति का, तो फिर इसे जब हम कैश बुक में लिखेंगे, चूंकि कैश डीआर में है और डिस्काउंट भी डीआर में है, इसलिए हम इसको पोस्ट भी डीआर में करेंगे और डीआर में लिखेंगे टू अमर। तो क्वेश्चन इनका इतना छोटा सा था कि ये जो डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट लिखा है ये किस तरह का डिस्काउंट है। डेफिनेटली ये नकद छूट है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का तो लेखा हम करते ही नहीं है, तो ये कैश डिस्काउंट ही है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट, हायर परचेज एक्ट कब आया, 1972 में। हालांकि अब इसे रिपील कर दिया गया है और इसके बाद ये वाला एक्ट थोड़ा कम दिखेगा आपको, रिपील्ड बाय द हायर परचेज रिपील एक्ट 2005। लेकिन ओरिजिनली जो हायर परचेज ट्रांजैक्शन है कि आप वस्तु को खरीदोगे, जैसे सपोज करो हायर परचेज में होता क्या है, वैसे तो टॉपिक आना चाहिए था बट ये क्वेश्चन आया कि सपोज कीजिए आपने एक ट्रक खरीदा जो कि 20 लाख रुपए का है और आपने वो ट्रक 20 लाख की जगह 24 लाख में खरीदा और आपने ये कहा कि हम 2 लाख रुपए हर साल किस्त चुकाएंगे, 2 लाख रुपए हर साल किस्त चुकाएंगे। जब पूरी 12 किस्तें हम चुका देंगे तो फिर ट्रक की ओनरशिप हमारी हो जाएगी, तब तक जो हम दे रहे हैं उसे किराया माना जाएगा। तो इसमें 2 वर्ड होता है, किराया, क्रय। जो पहले हम दे रहे हैं उसे किराया माना जाएगा और क्रय का ऑप्शन हमारे पास होता है, इसलिए हायर परचेज टर्म बनता है। इसको रेगुलेट करने वाला एक्ट 1972 का एक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट 5,000, गुडविल की वैल्यू क्या होगी। अगेन गुडविल पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे सपोज कीजिए हम जो कमा रहे हैं वो है 20,000 रुपये, हर साल हम 20,000 रुपये कमा रहे हैं, जबकि हमारी इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर 5,000 रुपये कमा रहे हैं, तो हम उनसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। ये सुपर प्रॉफिट कहलाएगा और सुपर प्रॉफिट जो होता है वो गुडविल का इंडिकेटर होता है। इन्होंने कहा है कि सुपर प्रॉफिट का 3 गुना करना है आपको, तो 45,000 रुपये वैल्यू ऑफ गुडविल माना जाएगा। इसका आंसर ए होगा, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कमर्शियल पेपर यूजुअली रेंजेस। तो ये मनी मार्केट टॉपिक से क्वेश्चन है। अगर कोई कंपनी है, मतलब हाईली रेप्यूटेड कंपनी है, उसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करना है, तो वो पैसा 90 दिन से लेके 364 दिन तक के लिए ले सकती है। आरबीआई की इस बारे में नियम मैं आपको बता देता हूँ। आरबीआई कहता है कि आप जो कमर्शियल पेपर है उसे आप इशू कर सकते हैं और 7 दिन से लगाकर 1 साल तक, है ना। तो मिनिमम पीरियड है 7 डेज, मैक्सिमम पीरियड है 1 ईयर और यू कैन से 365 डेज। तो इन ऑप्शंस में डी सबसे इसमें फिट बैठता है, बाकी तो कहीं फिट नहीं बैठते। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द असेसीज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी। ये क्वेश्चन पे डाउट आ सकता है, नॉट नेसेसरीली पर आ सकता था। एक्चुअली क्या होता है, हमारे असेसी 7 तरह के होते हैं। इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, असेसी 7 तरह के होते हैं। उसमें जो इंडिविजुअल है और एचयूएफ है वो 3 तरह का, उनका 3 तरह का रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। बाकी के जो आपके 5 एसएसीज हैं, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, ये 2 ही तरह के होते हैं, या तो ये रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो रेजिडेंशियल स्टेटस 2 तरह का होता है। इनको देखें तो रेजिडेंशियल स्टेटस 3 तरह का होता है, बट 3 तरह का हो तो सकता ही है, तो इसलिए इसका आंसर बी ज़्यादा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डिविडेंड पर शेयर इज 15 रुपया, अर्निंग पर शेयर इज 50 रुपया, हैंस द डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगेन ये डिविडेंड का क्वेश्चन भी कह सकते हो या रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन भी कह सकते हो।
आपकी कंपनी 50 रुपये कमा रही है, आपकी कंपनी हर शेयर पे इतना कमा रही है कि 50 रुपये दे सकती है, लेकिन देती कितनी है? मात्र 15 रुपये। तो इसका मतलब कंपनी कितना दे रही है? 30%। तो अगर इसने आपसे पे आउट रेशो पूछा है तो आपका आंसर 30% है। और अगर ये बाय द वे आपसे रिटेंशन रेशो पूछता कि कंपनी कितना परसेंट रिटेन कर रही है, तो आपका रिटेंशन रेशो 70% होता। तो पे आउट रेशो और रिटेंशन रेशो ये दो वर्ड हैं। कंपनी 50 कमा के केवल 15 रुपये ही दे रही है, तो पे आउट रेशो 30% हुआ। इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, अगला है ट्रेजरी बिल आर बेसिकली। तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है, आरबीआई उसको इशू करता है, और ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। गवर्नमेंट इनके थ्रू बोरो करती है, हैवी डिस्काउंट पे या डिस्काउंट पे इनको इशू किया जाता है, बाद में पूरी वैल्यू वापस की जाती है। ठीक है, टी बिल भी इनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बहुत ही बुनियादी क्वेश्चन है। सपोज कीजिए हमारी जो कैश बुक है, हमारी जो कैश बुक है उसके हिसाब से हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 80,000 रुपये होना चाहिए। मान लीजिए 80,000 रुपये होना चाहिए, और हमने पासबुक मंगाई, उनके हिसाब से हमारा बैलेंस 79,000 है। तो 1,000 रुपये का अंतर है, और हमें गुस्सा दिलाने वाला है क्योंकि हमारा 1,000 रुपये वहाँ कम है। तो 1,000 रुपये का डिफरेंस क्यों है, उस क्यों को एक्सप्लेन करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, और ये कस्टमर तैयार करता है। वो बैंक से पासबुक मंगाएगा, पासबुक तो हमारे पास होता है, मतलब पासबुक में एंट्री करवाएगा, या बैंक से स्टेटमेंट मंगाएगा। उसमें भी होता है कि अगर करंट अकाउंट है तो आपको स्टेटमेंट मिलेगा, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको पासबुक मिलेगी। खैर, बैंक जो बैलेंस बता रहा है और हमारी कैश बुक का जो बैंक कॉलम बता रहा है, अगर उसमें अंतर है तो वो अंतर किन रीजंस की वजह से है, उन कॉजेज को एक्सप्लेन करता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डेट। आप कभी भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि हफ्ते के एंड में बनेगा, जब आपको ज़रूरत लगे आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस। वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। एक बार के लिए जैसे सपोज कीजिए हमारे करंट एसेट्स हैं 50 लाख रुपए के, और हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हैं 20 लाख रुपए के। अब आपके पास इतनी सारी वर्किंग कैपिटल पड़ी है, इसका मतलब ये है कि आपके करंट एसेट्स आइडल हैं। आपके जो करंट एसेट्स हैं वो आइडल हैं, निष्क्रिय पड़े हैं, आपको उनको यूज़ करना नहीं आता। वर्किंग कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए, वो तो बहुत डिज़ास्ट्रस है, विनाशपूर्ण है। पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का होने का मतलब ये है कि आप अपने करंट एसेट्स को ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, आप अपने फंड्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो ये निष्क्रिय कोषों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका बीईपी से रिलेटेड है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपये, फिक्स खर्चा है 1,08,000 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट को 12,000 यूनिट्स पे लाना है? तो अच्छा क्वेश्चन है, आप यूँ समझिए। देखिए, पहले तो इसको भी करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, टेबल बना के कर सकते हो या वैसे कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले आपको बीईपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम चाहते हैं कि 12,000 यूनिट पे हम फ्री हो जाएं, मतलब फ्री हो जाएं कि मतलब हमें लॉस का डर खत्म हो जाए। 12,000 यूनिट पे हमें लॉस नहीं होना चाहिए, यानी उस पर ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, हम वहाँ फ्री हो जाएं। आपको 1,08,000 रुपये कमाना है और 12,000 यूनिट पे फ्री होना है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आएगा 9 रुपये। इसका मतलब है आपको 9 रुपये प्रति इकाई कमाना होगा। मैं सरल शब्दों में कहता हूँ, अगर आपको 1,08,000 रुपये कमाना है 12,000 इकाइयों को बेच के, तो आपको प्रति इकाई 9 रुपये कमाना होगा। और प्रति इकाई 9 रुपये कमाना होगा, 15 रुपये की चीज़ आ रही है, 9 रुपये आपको कमाना है, तो इसका मतलब है आपको 24 रुपये में उसको बेचना होगा। आपको 24 रुपये में उसको बेचना होगा। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो मैं बड़े आराम से आपको बता सकता हूँ कि सपोज़ करो आप 120 रन का टारगेट चेस कर रहे हो, और आपने कसम खा ली कि आज तो मैं 10 ओवर में मैच जीतूंगा। अगर 10 ओवर में मैच जीतना है तो आपको 12 की रन रेट से रन बनाने पड़ेंगे, और आप कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हैं, तो आपने कहा कि आज तो मैं 6 ओवर में ही मैच जीतूंगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको 20 रन की स्पीड से
रन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने भी सोचा था कि आज मैं 12,000 यूनिट पे ही फ्री हो जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आपको प्रति इकाई 9 रुपये कमाने होंगे, और इसका मतलब है कि 15 वाली इकाई आपको 24 रुपये में बेचनी होगी। आप इसको टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए जो सेल हम कर रहे हैं और जो सेल हमें करनी ही पड़ेगी, सपोज कीजिए अगर हमें जिंदा रहना है, हमें खर्चा कवर करना है, तो 2 लाख रुपए की सेल करनी ही पड़ेगी, और बाय द वे हम 3 लाख रुपए की सेल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब 1 लाख को कहेंगे MS धोनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 1 लाख को हम कहेंगे MS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी ये एक्चुअल सेल और BEP सेल के मध्य के अंतर को बताता है। तो ये इसका आंसर C होगा। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड द ब्रेक इवन पॉइंट सेल। नेक्स्ट, फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर शोन इन, अगर मैं एक अलग एग्जांपल से बताता हूँ, सपोज कीजिए आपने गुड्स खरीदा, इसमें आपके 4 क्वेश्चन के जवाब आ जाएंगे। अगर आपने माल खरीदा, नकद खरीदा, तो ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा। अगर आपने माल खरीदा और उधार खरीदा, तो ये परचेज बुक में जाएगा। अगर आपने असेट्स खरीदा और कैश में खरीदा, तो ये कैश बुक में जाएगा। लेकिन अगर आपने असेट्स खरीदा और उधार खरीदा, तो फिर ये जाएगा JP में, जनरल प्रॉपर में, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन कहीं और नहीं जा सकता वो जनरल प्रॉपर में जाया करता है। ये सारे ट्रांजैक्शन जब आप किसी असेट को उधार पे खरीदोगे, बेचोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री करोगे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र एंट्रीज करोगे, ये सारी ऊट पटांग एंट्रीज जनरल प्रॉपर में होती है, मुख्य जनरल में होती है। इसका आंसर C रहेगा। नेक्स्ट, विच लेवरेज एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवरेज से रिलेटेड है। और लेवरेज वाले चैप्टर के लिए भी आपको वही टेबल बनानी चाहिए जो आप BEP के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बनाते हो, इससे आपके दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे। अच्छा, जैसे सपोज करो आपकी सेल्स है 1 लाख रुपए की, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 40,000 रुपये की, आपका कंट्रीब्यूशन है 60,000 का, है ना, और आपकी फिक्स कॉस्ट है मान लीजिए 45,000 की। आपका जो EBIT आ रहा है वो आ रहा है 15,000 रुपये, आप जो अर्न कर रहे हो वो 15,000 है, और 15,000 में से सपोज कीजिए आपका 10,000 रुपये आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप 5,000 रुपये कमा रहे हो। एक्चुअली मैं तीनों लेवरेजेस यहीं बता देता हूँ आपको, ओके। तो इनकी मैं नंबरिंग डालता हूँ, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, तो इस तरह से हुआ ये 3 नंबर, ये हुआ 5 नंबर, और ये हुआ 7 नंबर। तो आपको ऑड फिगर्स पे चलना है, 3rd, 5th और 7th पे चलना है। तो अगर आप 3rd अपॉन 5th करोगे तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर आएगा। मैं भी समझाऊंगा इसको क्योंकि इसमें मैं समझ लूँगा। और अगर आप 5th अपॉन 7th करेंगे तो आपका फाइनेंशियल लेवरेज आएगा। लेवरेज वहीं आता है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट हुआ करती है, उन पॉइंट्स के बीच में आता है। जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 60,000 और हमारा EBIT कितना है 15,000, तो ये रिजल्ट क्या आया 4। हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज इस क्वेश्चन के समझाने के हिसाब से 4 आया। 4 का क्या मतलब है वो मैं भी आगे बताऊंगा। इसका मतलब होता है 4 गुना परिवर्तन। कंट्रीब्यूशन में जितना परिवर्तन आएगा EBIT में उससे 4 गुना परिवर्तन आएगा, 4 टाइम्स परिवर्तन आएगा। और हमारा 5th पॉइंट पे है 15,000 और हमारे 7th पॉइंट पे है 5,000, तो इसको सॉल्व करने पे आया 3 टाइम्स। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनेंशियल लेवरेज 3 है, मतलब यहाँ पे 1 रुपये का अंतर आएगा तो यहाँ पे 3 रुपये का अंतर आएगा। और एक होता है कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज में आप ऑपरेटिंग लेवरेज को फाइनेंशियल लेवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हो, और जैसे 4 और 3 मल्टीप्लाई हो गया और ये रिजल्ट आ गया 12। कंबाइंड लेवरेज का मतलब ये होता है मोटे तौर पे कि यहाँ अगर 1 रुपये का चेंज आया तो यहाँ आते आते आपका 12 रुपये का चेंज आएगा। या कई बार इसकी जगह यहाँ बोला जाता है, इसको यूँ समझिए कि अगर आपकी सेल में 1% का बदलाव आया तो नीचे आपको 12%, एक होता है टॉप लाइन, एक होता है बॉटम लाइन। अगर आपकी टॉप लाइन में 1% का बदलाव आया तो लिवरेज के प्रभाव के चलते नीचे 12% का प्रभाव आएगा, देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त, ये दुधारी तलवार है, पॉजिटिव भी काम करता है, नेगेटिव भी। ये मैंने लिवरेज की समरी आपको बता दी। क्वेश्चन वैसे ये था कि कंट्रीब्यूशन जो कि 3rd नंबर पे होता है
और EBIT जो कि 5th नंबर पे होता है, इनके बीच में रिलेशन कौन बताता है? तो ऑपरेटिंग लिवरेज इसका बताता है, तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट इज 25% ऑन द कॉस्ट देन प्रॉफिट ऑन सेल विल बी। ठीक है, अभी आप यूँ समझिए, दो तरीके से, अगेन इसको रट भी सकते हो, कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हो। ये लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, 25% यानी बटावा में 100 है, तो ये हो गया 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो ये होता है 1/5 ऑन सेल्स। 1/4 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑन सेल, 1/5 फ्रैक्शन में है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इट बिकम्स 20% ऑन सेल। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया है 20% ऑन सेल। इसकी सर ये है क्या, समझाओ तो सही। एक अपन एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आपकी कॉस्ट है 100 रुपये, 100 रुपये की चीज़ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपने 25% जोड़ा, इसका मतलब ये है कि आपने उसे 125 में बेचा। ठीक है, आपने उसे 125 में बेचा। लोग आपको ये कहेंगे कि आपने 25 रुपये कमाया, बिल्कुल सही है। अगर आप 100 रखेंगे तो आप नीचे कॉस्ट रख रहे हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि 25 रुपये कमाया हमने 125 की सेल करके, हमने 25 कमाया 125 की सेल्स करके। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/4 ऑन कॉस्ट, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये आएगा 1/5 ऑन सेल, जिस रिलेशन से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यानी आप 100 का माल 125 में बेच रहे हैं, 20% कमा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है टू विच अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड गुड्स गिवन इन चैरिटी। अगर आप माल को दान में देते हैं तो क्या होगा? तो मैं आपको चारों एंट्री समझाता हूँ। जब हम माल खरीद के लाते हैं तो एंट्री होती है परचेज टू कैश, क्योंकि माल आया कैश गया। उसके बाद अगर वो माल अपन डोनेट कर देते हैं तो मतलब आया हुआ माल गया, तो डोनेशन टू परचेज। अगर वो माल ओनर ले जाता है तो एंट्री होगी ड्राइंग टू परचेज, और अगर वो माल जल जाता है तो एंट्री होगी लॉस्ट बाय फायर टू परचेज। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर खरीदा हुआ माल हमें या तो उसको बेचना चाहिए, अगर हम उसे बेचते हैं तो उसे सेल्स अकाउंट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर खरीदा हुआ माल आप दान में दे रहे हो, फ्री सैंपल बांट रहे हो, ओनर उठा के ले जा रहा है, तो आप उस परचेज़ को रिवर्स कर देंगे। जब माल के आते समय आपने परचेज़ को यूज़ किया था, तो वो माल जब बिजनेस में से जाएगा तो उसी परचेज़ को क्रेडिट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ये कह रहा था कि गुड्स को अगर दान में दोगे तो किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे? तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डिवेंचर ऑफ ₹750,000 आर इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ नेट असेट्स ऑफ 7 लाख रुपी। इन दिस केस 50,000 विल बी सपोज टू बी। देखिए, आपने किसी का बिजनेस खरीदा, उसके बिजनेस की जो हैसियत है वो 7 लाख की है, यानी हमें उसको 7 लाख रुपए देने चाहिए थे, लेकिन हमने 7.5 लाख रुपए दिए। तो जो हमने फालतू पैसा दिया उसे गुडविल कहा जाएगा। जब भी आप ज़्यादा पैसा दोगे, एक वर्ड होता है परचेज कंसिडरेशन और एक होता है नेट एसेट्स। इस मामले में ऐसा ही है, उसके नेट एसेट डिजर्व करते हैं 7 लाख के, लेकिन आप 7.5 लाख रुपए दे रहे हो। अगर ऐसा है तो इसे गुडविल कहा जाएगा। कभी कभी अच्छी किस्मत भी होती है, सामने वाला 7 लाख रुपए डिजर्व करता है, पर हमने मान लीजिए उसको 6 लाख रुपए दिया। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है, तो इसे फिर कैपिटल रिजर्व कहा जाएगा। तो आपको दोनों याद करने हैं। इस केस में आपने फालतू पैसे दिए हैं, तो इसलिए इसे गुडविल कहा जाएगा, ख्याति कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि डबल कॉलम या 2 कॉलम के 2 सेंस माने जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम, इसे कहेंगे 2 कॉलम कैश बुक। बट पॉपुलरली अब ये हो गया है कि एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम इज़ नोन एज 2 कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक आपके कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी और बैंक से होने वाले ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेगी। तो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस होगा, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इफ फाइनेंशियल लेवरेज इज 2.14, by what percentage will taxable income increase if EBIT increases by 6%? ओके, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन आप इसको समझिए। हमने कहा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, रिजल्ट कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया तो EBIT, और EBIT में से
आई गया तो ईबीटी। अच्छा, इन दोनों के रिलेशन से फाइनेंशियल लिवरेज निकाला जाता है। और मान लीजिए कि फाइनेंशियल लिवरेज 2.14 आया, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ अगर 1% का चेंज होगा तो यहाँ 2.14% का चेंज होगा। अगर यहाँ 2% का चेंज होगा तो यहाँ 4.28% का चेंज होगा। मतलब कितना? एवरी टाइम 2.14 से मल्टीप्लाई करा दो। तो अगर अगर यहाँ पे 6% का चेंज हुआ है, अगर यहाँ पे 6% का चेंज हुआ है तो नीचे आपको ज़बरदस्त चेंज देखने को मिलेगा। इसीलिए व्यापार में बहुत सेल्स थोड़ी सी भी गिरती है ना तो प्रॉफिट बहुत ड्रामेटिकली चेंज होते हैं। सेल थोड़ी सी बढ़ने पे बहुत प्रॉफिट ऊपर चले जाते हैं, सेल थोड़ी सी गिरने पे थोड़े नीचे आ जाते हैं। अभी हम फाइनेंशियल लिवरेज की बात कर रहे हैं बाय द वे। तो अगर आपका ईबीआईटी में 6% का इजाफा हुआ तो फाइनेंशियल लिवरेज होने की वजह से आपको यहाँ 12.84% का इजाफा देखने को मिलेगा। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 120,000 एंड ग्रॉस लॉस इज 1/4 ऑफ सेल। ठीक है, तो अपने को इसको सॉल्व करना है। तो अमाउंट ऑफ सेल इज, इसको अपन दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, आपके जो माल की कॉस्ट है वो है 1,20,000 रुपये। जनरली क्या होता है, ये रिलेशन देखने को मिलता है 1/4 ऑन कॉस्ट तो 1/5 ऑन सेल। ठीक है, थोड़ा सा और बोलता हूँ आपको। अगर ये है 1/3 ऑन कॉस्ट तो आपको देखने को मिलेगा 1/4 ऑन सेल्स। ठीक है, और 1/5 ऑन कॉस्ट तो 1/6 ऑन सेल। हम यही बोलते हैं, यही याद करते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो। जब आप 4 की चीज़ को 1 रुपये प्रॉफिट पे बेच रहे हो, यानी आप उसको 5 में बेच रहे हो। जब आप 3 की चीज़ को 1 में बेच रहे हो, मतलब आप उसे 4 में बेच रहे हो। जब आप 5 की चीज़ को 1 रुपये प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो 6 में बेच रहे हो। लॉस के केस में ये इस तरह से हो जाता है 1/4 ऑन कॉस्ट बिकम्स 1/3 ऑन सेल, 1/3 ऑन कॉस्ट 1/2 ऑन सेल, 1/5 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन सेल। ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझ लो। 1 रुपये कम पे बेच रहे हो। अब के बाद आप इसमें आप 1 रुपये बढ़ा के बेच रहे थे, इसमें आप 1 रुपये कम पे बेच रहे हो। अब इस क्वेश्चन में पिक करो, इसकी सिचुएशन क्या है? 1/4 ऑफ सेल, 1/4 ऑफ सेल यानी ये वाली सिचुएशन है। 1/4 ऑफ सेल का मतलब होगा 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन कॉस्ट। तो ये आपकी कॉस्ट है। इस कॉस्ट का 1/5 निकालो, 24,000 आएगा। अब आप बात समझना, 1,20,000 का माल आपको घाटा खाना है तो इसका मतलब आपको उसको 96,000 में बेचना होगा। 1,20,000 की कॉस्ट का माल हमें 24,000 के घाटे पे बेचना है। इसका मतलब हम उसे 96,000 में सॉल्व करेंगे। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, है ना? ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट्स। तो हमारी बात शायद हो गई थी कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों ऐसी आइटमें हैं जो करंट एसेट्स तो हैं लेकिन ये दोनों क्विक एसेट्स नहीं है, क्योंकि इनको क्विकली नहीं बेचा जा सकता, इनको क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो स्टॉक, कभी कभी इसकी जगह इन्वेंट्री वर्ड आ जाएगा। स्टॉक और इन्वेंट्री यू कैन से, ये चीज़ें तरल संपत्ति में नहीं आती हैं। ये आंसर होगा। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस। तो मैं इसको आपको करके बताता हूँ। जैसे सपोज करो हमारा एक बहुत बड़ा कारखाना है, हम 1,00,000 रुपये हर महीने का किराया देते हैं और मान लीजिए जनवरी में हमने 20,000 यूनिट बनाए। जनवरी में हमने 20,000 यूनिट बनाए तो हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? 5 रुपये। उसके बाद मान लीजिए कि फरवरी में कोरोना की आहट हो गई कि कोरोना आ रहा है तो हमारा सेल डाउन हो गया, प्रोडक्शन डाउन हो गया, और तो भी हमें रेंट तो 1,00,000 रुपये ही देना है और हमने 10,000 इकाइयाँ बनाई। इसका मतलब हमारी फिक्स कॉस्ट 10 रुपये यूनिट आई। उसके बाद मार्च में तो आते आते सच में कोरोना आ गया और हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल पिट गया और हमने केवल 5,000 इकाइयाँ बनाई क्योंकि सेल ही डाउन थी। तो ये 20 रुपये यूनिट हो गई। और उसके बाद जब वो चरम पे पहुंच गया तो हमारा प्रोडक्शन और पिट गया तो हमारी यूनिट 50 रुपये यूनिट आई। मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है। आप क्या देख रहे हो? जनरली हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, तो फिक्स कॉस्ट
टोटल वाइज फिक्स होती है, लेकिन हमेशा याद रखो ये पर यूनिट वेरिएबल होती है। फिक्स कॉस्ट टोटल वाइज फिक्स होती है, पर वो पर यूनिट वेरिएबल हुआ करती है। और ये फिक्स कॉस्ट बढ़ क्यों रही है? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। तो इसका क्वेश्चन यही था कि फिक्स कॉस्ट कब हर यूनिट बढ़ती जाएगी, जब आपका उत्पादन की मात्रा घटेगी। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फाइनेंशियल लेवरेज इज मेजर्ड बाय, तो मैंने आपको बताया था आपको 1 से लेके 7 तक की गिनती याद करनी है। ठीक है, और 3rd अपॉन 5th करोगे तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, और 5th अपॉन 7th करोगे, इसलिए उस शीट को अच्छे से याद करना, तो आपका फाइनेंशियल लेवरेज आएगा। 5th अपॉन 7th का मतलब है इसमें तो है आपका EBIT और इधर है आपका EBT। तो इसने यही पूछा है आपसे फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकालोगे, तो EBIT अपॉन EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। इन दोनों में ऊपर अंश और हर में किस बात का अंतर है? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट, इनफैक्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जनरेट्स फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर बी रहेगा। उसके बाद है शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर कॉल्ड। वेल, नया पार्टनर आएगा। मान लीजिए आप 2 पार्टनर हैं, 10-10 लाख रुपए लगा के काम कर रहे हैं पिछले 8 साल से, और ऐसे में एक बंदा आता है और कहता है भाई मुझे पार्टनर बना लो, मैं भी 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो आप उसे यूं ही पार्टनर नहीं बना लोगे, क्योंकि आपने बड़े सालों में आपने फर्म को जमाया है, तो आप उससे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करोगे, और वो एक्स्ट्रा मतलब होता है प्रीमियम। तो गुडविल के लिए वो जो पैसा लाता है वो प्रीमियम अमाउंट होता है, जो कि उसे एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता है। ठीक है, चलिए, ये आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द ओनर ऑफ द बिजनेस इज टेकन एज द क्रेडिटर फॉर द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम। यहाँ पे एक ओनर है, उसका नाम हर्षिता है। हर्षिता ने मान लीजिए एक पार्लर खोला, और उसने पार्लर के लिए 10 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्षिता को क्रेडिटर माना जाएगा। हर्षिता की आइडेंटिटी अलग है, बिजनेस की आइडेंटिटी अलग है। इसने पार्लर नहीं, दवाइयों की दुकान खोली है, 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए हर्षिता मांगती है। इसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह के अपन ने इस पेपर के 100 क्वेश्चन लगाए जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए थे, उसी तरह के बहुत सारे, इनफैक्ट 5000 से भी ज़्यादा MCQ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप हमारा उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम का जो हमने कोर्स बनाया है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसमें आपको उत्तराखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो कोर्स आपको मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल रेट पे है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई हुई है, और बहुत सारे MCQs का तो वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है। आपको बहुत फ़ायदा करेगा, तो ज़रूर से जाइएगा, ज़रूर से परचेज़ कीजिएगा। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ ऐसा है तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमर्स की दुनिया में आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। हमारा ऐप है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा या बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे मिलेगा, मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में और।